तो ट्यूसडे की क्लास में आई थिंक आपको पता होगा ना, सौरभ सर ने आए थे शैलजा के साथ। तो आज के क्लास में भी हमारे साथ संयम है। तो सैटरडे के बेसिकली नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे की क्लासेस मैं और शैलजा लेंगे, सैटरडे की क्लासेस संयम और सौरभ लेंगे। शैलजा ने आपके साथ बात की थी क्या, हम लोग कौन सी क्लास में क्या करेंगे या आगे कैसे बढ़ने वाले उस पर? मतलब कुछ बताया था कि सैटरडे क्लासेस कैसे अलग होंगे या ऐसा कुछ? ठीक है। तो अब तक हम लोग जो अपने क्लासेस में करते हैं, स्पेशली लीगल क्लासेस में, तो हम एक वर्कशीट लेके उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट वो जो सॉल्विंग का प्रोसेस है उसमें आप क्वेश्चन सॉल्विंग और जल्दी सॉल्व करना और एलिमिनेट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, जल्दी से देखना सीख रहे हो। पर हम ये सोच रहे थे कि आपको वर्क ऐसे तरीके में वर्कशीट्स करने में आपको एक तो बहुत डाउट्स आते होंगे, और दूसरी बात उस तरीके में आपके सारे बेसिक्स कवर नहीं होंगे। आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर पा रहे होगे बट आपका स्पीड बढ़ रहा होगा। बट अभी से, और क्योंकि संयम और सौरभ ज्वाइन किए हैं हमें इस काम के लिए, हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा लाइक 2-3 क्लासेस पहले ट्राई करके देखेंगे। ट्यूसडे को हम कंटिन्यू करेंगे जो आप मेरे और शैलजा के साथ करते हो, ठीक है। तो जो आप वर्कशीट लेके सॉल्व करते हो और आपको एक टाइम के अंदर क्वेश्चंस करने होते हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे सैटरडे के जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग ट्राई करेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट्स कवर करने को। तो कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स, अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ अलग बुक्स रेफर कर रहे हो, उसमें आपको कुछ डाउट आता है तो मैं संयम को इंट्रोड्यूस करता हूँ अभी। संयम आपका सैटरडे का क्लास लेगा सौरभ के साथ। अब मोस्टली संयम सौरभ आपका कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर कराएंगे, तो आप उनको वो खुद प्रिपेयर करके आएंगे। ये आज का प्लान है कि आपने मॉक मॉक लिखा था ना, आप सबने मॉक लिखा था या जो बनाया था? हाँ, ठीक है। तो जो मॉक था उसमें जो लीगल सेक्शन था, आज हम वो कवर करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है या ऐसा, तो आज हम मोस्ट टाइम उस पर स्पेंड करेंगे टू अंडरस्टैंड कि आंसर्स क्या थे, आपको कुछ डाउट्स है क्या, क्या कॉन्सेप्ट कवर हुए थे। नेक्स्ट क्लास से संयम और सौरभ आपको डेल गो एक एक करके कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाएंगे। तो टॉर्ड्स का कोई कॉन्सेप्ट जो क्लैट पे लगता है, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे हम जब वर्कशीट्स करते हैं तब आपने नोटिस किया होगा, मैं मेरे साथ आपने एक वर्कशीट किया था जिसमें रीजनेबल केयर की बात कर रहे थे हम। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, रीजनेबल केयर क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या होता है, ये सब आपको वो अलग से कराएंगे, ताकि जब आप वर्कशीट्स कर रहे हो कुछ बेसिक्स होते हैं। तो इससे आपका दो फायदा होगा। एक तो सिर्फ वर्कशीट से वर्कशीट जाने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी, आई थिंक, क्योंकि आपको जब बेसिक्स नहीं पता, आप बेसिकली हर क्वेश्चन को बस क्वेश्चन की तरह देख के करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहाँ पे रीजनेबल केयर का मीनिंग बदल जा रहा है आपको वो सब समझने में, तो वैसे हेल्प करना चाहिए। तो जो सैटरडे की क्लासेस होंगे उसमें संयम खुद से आके एक टॉपिक लेके वो हाँ, तो संयम खुद से आके एक टॉपिक लेके आपको कराएगा। उसके साथ ही साथ आपको जो डाउट्स होते हैं, तो क्वेश्चंस में दो तरीके के डाउट्स हो सकते हैं ना, मैं और शैलजा जो समझाने की कोशिश करेंगे उसमें हम वो क्वेश्चन का एक टाइम के अंदर आपको हमने एलिमिनेशन क्यों किया और पैराग्राफ क्या बोलता है हम समझाएंगे। पर उसके अंदर वो पैसेज का कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, वो सब भी आप सैटरडे को पूछ सकते हो, ठीक है। और संयम का एक और आपको अगर जीके वगैरह भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी आप संयम से पूछ सकते हो, वो उसमें बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके साथ आज का स्टार्ट करते हैं। अब आप सबके पास मॉक के क्वेश्चंस होंगे, मतलब आप सबके पास मॉक के क्वेश्चंस है तो हम एक साथ संयम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ से आई लेट संयम take over। चलो। हेलो 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 एवरीवन। तो मैं संयम हूँ बाय द वे। सो ओके, दिस इज नॉट रियली स्मूथ बट देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट विद लीगल, लाइक हम लोग पहले लाइक क्वेश्चंस करें उससे पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं, राइट। लीगल सेक्शन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। आप वर्कशीट्स वगैरह करोगे, आप कॉन्सेप्ट्स करोगे, दोनों को अलग अलग ट्रीट करोगे, तभी जरूरी नहीं है कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट जाएं और सब एक्यूरेट हो, राइट।
जैसे अगर आप एक पैसेज पढ़ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, आपने पैसेज समझ भी लिया और आपने आंसर कर भी दिया, तभी चांसेस है ना कि बहुत बार आपके आंसर्स गलत होंगे। क्यों? क्योंकि क्लैट बहुत सारी पैटर्न्स फॉलो करता है। अगर आप मॉक लिखना शुरू कर दो और आप वर्कशीट्स देख रहे हो, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर आना चाहिए। जरूरी ये कि आपको मालूम हो क्लैट आपसे करवाना क्या चाहता है। क्लैट के आंसर बहुत टफ नहीं होते हैं, अगर आपको पता चल जाए एग्जैक्टली क्लैट पूछ क्या रहा है। ठीक है, सो बिफोर हम लोग ये डिसाइड करें और हम लोग इसमें जाएं, टू थिंग्स। ठीक है, पहली बात, आपको सर वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। भैया दादा कुछ भी चलता है, सही हम बोलना है सही हम बोलो, सर वगैरह मत बोलना। दूसरी बात, मेरी क्लास में मेरे को थोड़ा आदत है कि मैं आपसे भी कुछ पूछूंगा। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक मैं बोलूंगा आप बस सुनोगे या लिखोगे। हो सकता है मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताओ आपको क्या समझ आ रहा है, और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई ऐसा चीज हो जो आपको नहीं समझ में आया किसी भी पॉइंट पे, फील फ्री, अनम्यूट कीजिए, टेक्स्ट डालिए, जो भी पूछना है पूछिए। अभी पूछना है, क्लास के बाहर पूछना है, आप एकदम फ्री है पूछने के लिए। अब ये जो बोल दिया है, लेट्स स्टार्ट विद आवर मॉक। ठीक है, देवू कैन यू शेयर, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हम लोग ऐसा करते हैं ना, बिकॉज देयर आर 35 क्वेश्चंस, इंस्टेड ऑफ लाइक एक एक क्वेश्चन लेने की जगह हम लोग एक पूरा सेट लेते हैं, उसमें जो कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ समझ में दिक्कत हो तो वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी ने मॉक दिया है क्या? वैसे आपके मॉक में कितने स्कोर्स आ रहे हैं अभी? आप अनम्यूट कर सकते हो भाई, द वे टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। स्कोर ने बताया सर। दादा। ओ अच्छा, स्कोर नहीं मिला आपको? चलिए कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ओ अच्छा, अगर आप लोग को स्कोर्स नहीं मिला है तो चांसेस है कि आपको ये भी नहीं पता आपने क्या सही और क्या गलत किया होगा। अच्छी बात है, क्वेश्चन अप्रोच करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन 115 से 120 का पैराग्राफ आप सबने पढ़ लिया है? आप लोग को मालूम है वो पैराग्राफ क्या बात करता है, उसमें बेसिक्स क्या है? अगेन आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हो या अनम्यूट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने 115। हाँ देखो, दिख दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन क्लियर, स्क्रीन क्लियर। एक क्वेश्चन 115 से 120 का जो पैराग्राफ है ना, दैट वो बात करता है बेसिकली विधानसभा में जब सरकार बन जाती है तो सरकार गिरने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो जब सरकार बनती है तो फिर जो चुनाव जीतते हैं और जो विधानसभा में जाते हैं, वो सीधा सीधा सरकार नहीं बनाते हैं, उन्हें पहले बहुमत साबित करना पड़ता है। और बहुमत साबित करने का एक ही तरीका है, वो है फ्लोर टेस्ट। क्या होता है ना, जब नए नए चुनाव हुए या फिर सपोज आपकी सरकार के अंक कम हो गए हैं, तो फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट पे आपको बस ये प्रूव करना है कि आपकी जो पार्टी है या आपकी जो कोएलिशन है, कोएलिशन तब होती है, बहुमत इज मेजोरिटी, किसके ज्यादा अंक हैं। जैसे 100 सीट है तो किसके 50 से ज्यादा अंक है, जिसके ज्यादा अंक हुए उसके बहुमत हुए। मेजोरिटी इज बेसिकली लाइक किसी भी सरकार होती है ना, जैसे बीजेपी की सरकार है तो लोकसभा में उनके सबसे ज्यादा मेंबर होने चाहिए। अगर उनके जो लोकसभा में चुनित मेंबर हैं वो कम हुए तो वो बहुमत में नहीं कहलाते। बहुमत जरूरी होती है सरकार को साबित करने के लिए, क्योंकि बहुमत के बिना आप लोकसभा या फिर जी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लोकसभा या फिर विधानसभा में आप बहुमत अगर साबित ना करें तो आप सरकार नहीं बना सकते। फ्लोर टेस्ट होता है जब जितने भी चुनाव के बाद जो लोग जाते हैं विधानसभा, उनको एक वोट करना होता है। ओके, आपको वोट करना होता है, और जो स्पीकर होता है वो वोटिंग कंडक्ट करता है। स्पीकर वो होता है जो विधानसभा के निर्देश रखता है, जो विधानसभा को चलाते हैं, जिनका उनका भी चुनाव होता है ऑब्वियसली, बट वो विधानसभा में वोट नहीं करते। अब सपोज एक विधानसभा है और आपके पास अभी तक सरकार चुनित नहीं है। सपोज करिए आपके विधानसभा में 100 सीट है और बीजेपी को 70 सीट मिल चुकी है, 30 सीट तृणमूल की है। ठीक है, तो भी सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। उन्हें आ करके वो 70 वोट दिखाने पड़ेंगे, और उसी को बहुमत की टेस्ट यानी फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। अगर मोदी को 70, बीजेपी के 70 वोट नहीं पड़े और ऑपोजिशन के 50 से ज्यादा पड़ गए, तो ऑपोजिशन की सरकार बन जाएगी, मतलब तृणमूल की। और अगर तृणमूल और बीजेपी दोनों की ही नहीं पड़ी तो फिर सरकार किसी की नहीं पड़ेगी।
मतलब आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए होता है, वो होता है फ्लोर टेस्ट। अब ये जो पैराग्राफ है ये बात करता है कि विधानसभा में चुनाव होने के बाद ये फ्लोर टेस्ट और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच के अंतर का बात कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है ना, जब कोई सरकार चल रही है और वो सरकार बहुमत से बाहर हो गई, मतलब उस सरकार के चुनाव के बाद जो चुनित मेंबर हैं उनकी संख्या कम हो गई, या उन्होंने पार्टी बदल ली, या फिर वो बीमार पड़ गए, वो मर गए। बेसिकली अगर उनका नंबर बहुमत से कम हो गया, मतलब 50% से उनकी सीटें कम हो गई, तो वो सरकार नहीं रख सकते। तो क्या होता है, अगर कोई सरकार है जिसके 50% से मेंबर कम हो गए हैं, तो ऑपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। नो कॉन्फिडेंस का मतलब यही होता है कि हमें आपकी सरकार में अब विश्वास नहीं है, या अविश्वास मत हम अब प्रस्तावित करेंगे। इसका मतलब कि सरकार गिर जाएगी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो। ये दो तरीके होते हैं सरकार बनाने और गिराने के। फ्लोर टेस्ट तब होता है जब सरकार नई नई बनी है या फिर दो और प्रावधान दिए हुए हैं, तब फ्लोर टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। और नो कॉन्फिडेंस तब होता है जब सरकार बहुमत में है और विपक्ष को सरकार गिरानी होती है। अभी तक सब क्लियर है? आपको समझ में आया कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ समझ में ना आया हो तो भी बताइए, मैं सरल भाषा में वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सर फ्लोर टेस्ट के बारे में बताए तो। तो क्या होता है ना, जैसे सपोज करो सौरभ, तुम कल तृणमूल से इलेक्शन लड़े, ठीक है? तुम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से लोग इलेक्शन लड़ते हैं वहां से इलेक्शन लड़े और जीत गए, ठीक है? और तुम्हारी जो पार्टी है लेट्स से तृणमूल, लाइक जस्ट हाइपोथेटिकली तृणमूल भी जीत गई, सबसे ज्यादा सीट उन्हीं को मिली है, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा सीट मिलने के बाद भी तृणमूल की सरकार बन जाए। सरकार बनने के लिए तुम्हें विधानसभा में 50% यानी कि 50% से ज्यादा सीट होनी चाहिए। जैसे अगर विधानसभा में 200 सीट है, ठीक है, और तृणमूल 101 सीट जीतेगी, तभी उसकी सरकार बन पाएगी। राइट, ये तो सिंपल है। मगर ये पता कैसे चलेगा कि 101 सीट जीत गए हैं, है ना? इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देता है रिजल्ट, फिर भी उसको जाकर विधानसभा में प्रूफ करना होता है कि हाँ, मेरे पार्टी के पास 50% से ज्यादा सीट है और मेरी ही सरकार बननी चाहिए। वो प्रूफ करने के लिए जब नया नया विधानसभा का चुनाव खत्म होता है या लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, जो पहली बैठक होती है उस सभा की, वहां पे फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। फ्लोर टेस्ट में कुछ ज्यादा नहीं होता है, स्पीकर होता है, वो वोटिंग करवाता है बस। उस वोटिंग में करना क्या होता है, जो सरकार बहुमत बोल रही है कि जिस सरकार जो पार्टी बोल रही है कि उनके पास बहुमत है, उनको 50% से ज्यादा वोट अपने प्रूव करने होते हैं। मतलब 200 अगर सीट है तो 101 वोट अगर उस पार्टी के पर गए तो उनकी सरकार बन गई, उनका चुना हुआ नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गया। अगर वो नहीं कर पाए तो उनकी सरकार नहीं बनी। बस यही है फ्लोर टेस्ट। आपको 50% से ज्यादा सीट अपनी विधानसभा या लोकसभा में प्रूव करनी होती है। क्लियर है सर? वो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। स्पीकर जो होते हैं, जो निर्देश करते हैं कि सभा में क्या होगी, सभा में कैसे होगा। जो आप कभी लोकसभा देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक तरफ सारे लोग बैठे हुए हैं और एक तरफ सिर्फ एक आदमी बैठा होता है। वो देखता है कि कौन बोलेगा, वो चुप करा सकता है, उसके पास बहुत शक्तियां होती है, ठीक है? तो वो एक फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करता है और उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको बस आपकी सीट पे एक सिस्टम होता है, आपको एक बटन दबा के वोट करना होता है। वो आपसे पूछेंगे कि कौन कौन बहुमत में है और कौन कौन विपक्ष में है। बहुमत मतलब सरकार, विपक्ष मतलब अपोजिशन, ठीक है? अगर फ्लोर टेस्ट बहुमत की मांग सपोज तृणमूल ने की है तो फिर उस पर वोटिंग होगी। अगर 50% से ज्यादा वोट पड़ गए तो वो जीत गए, नहीं पड़े तो वो हार गए। बस। कोई क्वेश्चन? अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा शुरुआत में, बट ये सब क्लियर करने का हम लोग यहाँ क्लियर करने बैठे हैं, ठीक है? तो अगर आप कुछ भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते सर एट द एंड तो वही लोग डिसाइड कर रहे हैं ना कि सरकार किसकी रहेगी, हैं। तो बिल्कुल। जनता का रोल कहाँ आया? जनता का रोल सभा में नहीं होता है, जनता वोट डालती है। तो क्या होता है ना कि सपोज अभी बंगाल में चुनाव चल रहा है ना, आप जब जाके चुनाव में वोट डाल रहे हैं तो आप किसी एक आदमी, किसी एक नेता को वोट देते हैं, ठीक है? तो क्या होता है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मैं अभी भूल गया हूँ, बट क्या होता है कि बंगाल में ढेर सारी सीटें होंगी, है ना? तो अगर 300 सीटें होंगी तो 300 ऐसे रीजन होंगे, 300 जगहें होंगी जहाँ पे 300 लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे।
तो जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई बेहाला, बेहाला में तृणमूल का एक कैंडिडेट लड़ रहा है, बीजेपी का एक कैंडिडेट लड़ रहा मतदार है। संघ, हाँ मतदार संघ सर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं जब वोट दे रहा हूँ किसी को, तो वहां मेरा रोल आएगा। वहां पब्लिक डिसाइड करती है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तृणमूल का नेता जीते या बीजेपी का नेता जीते या कम्युनिस्ट पार्टी का नेता जीते, वहां पब्लिक का रोल होता है। अब जो चुनाव जीत चुका है उस सीट से, उसके ऊपर ये दामोदर होता है कि वो जीते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी का जाके नेतृत्व करेगा। वो वहां की बात वहां वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात जाकर सभा में रखेगा। पब्लिक का रोल इलेक्शन का होता है। इलेक्शन के बाद सारा काम इन नेताओं के ऊपर आ जाता है जो इलेक्शन जीतते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद जब वो नेता जाकर के फ्लोर टेस्ट में पक्ष या विपक्ष में वोट डाल रहे हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ठीक है, मैंने अगर तृणमूल को वोट डाला है तो फिर वो नेता जो जीता है उसके जाके तृणमूल का के लिए ही वोट डालना है। यहीं पे होता है पब्लिक का रोल। अब ये कितना सही है या गलत, वो एक अलग ही वार्तालाप हुई, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। बट यही है कि आपका रोल इलेक्शन तक का होता है, उसके बाद भी आपका रोल आएगा, बट अभी वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक क्लियर है? यस सर। चलो, अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन और फ्लोर टेस्ट क्लियर है तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 115। सिंपल सा क्वेश्चन है। Jussi is the leader of his political party and a member of the Legislative Assembly. His party commands total strength of 14 members in an assembly totaling 174 members. He wished to pressure the government into agreeing to his demands about his constituency and to bring a no confidence motion. देखो ये सवाल जो है ना, क्लैट का बहुत एक कन्वेंशनल टाइप का सवाल है। कन्वेंशनल से मेरा मतलब है कि क्लैट में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो बार बार आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, बस आपको वो पता नहीं चलेगा कि वो सवाल है। ये सवाल बार बार रिपीट क्यों हो रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं कि ये सवाल पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, आप में से कोई वॉलंटियर करके बताना चाहेगा कि इस सवाल का मतलब क्या है, ये सवाल आपसे पूछ क्या रहा है? कोई भी? सौरभ तुम ही ट्राई करो, क्यों नहीं? नो कॉन्फिडेंस मोशन आप तो देखो, जब आप लोग सवाल कर रहे होगे ना, तो फिर उससे पहले आप लोग ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सारी जानकारी पैराग्राफ में। पैराग्राफ भी हम लोग डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। ये सवाल नो कॉन्फिडेंस मींस सरकार में आपकी देखो, नो कॉन्फिडेंस कब होता है ना, जब विपक्ष जो है वो कह रहा है कि जिस बहुमत में सरकार है उसके पास अब नंबर नहीं। नंबर मतलब कि जैसे हमने कहा ना कि फ्लोर टेस्ट के वक्त आपको 50% से ज्यादा वोट आपकी पड़ रहे हैं या आपको प्रूव करना है। इलेक्शन में आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। नो कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि विपक्ष या कोई भी ऐसा नेता आ रहा है और कह रहा है कि देखिए सरकार तो इस पार्टी की है, बट इस पार्टी के पास अब 50% से ज्यादा सीटें हैं नहीं। ठीक है, मतलब 50 अभी अगर आप टेस्ट करवाओगे तो फिर वो सरकार बहुमत नहीं साबित कर पाएगी। ठीक है, तो ये मोशन में लाने के लिए कि हाँ अब सरकार अब अल्पमत में है, अब वो मेजोरिटी में नहीं है, उसके लिए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। नो कॉन्फिडेंस का साफ मतलब बनता है कि अब सरकार में आपका विश्वास नहीं रहा है, विश्वास छीन लिया गया है। अविश्वास मत कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस को। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष या कोई भी नेता तब लाता है जब सरकार गिरानी हो। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार सरकारें गिरी हैं, बहुत बार सरकारें नहीं गिरी हैं। आप लोगों को शायद मालूम होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार गिर गई थी, अल्पमत में आ गई थी। क्या होता है ना, तो वही नो कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है जब कोई ऐसा नेता आके कहे कि आपके पास अब बहुमत नहीं है, आपको सरकार छोड़नी पड़ेगी। दैट बीइंग सेड, ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि एक जस्सी करके एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसका कहना है कि देखो तुम्हारी सरकार बहुमत में नहीं है, तुम्हारी सरकार के पास 50% से ज्यादा लोग नहीं है। ये जो जस्सी है उसके पास 14 मेंबर। जब 14 मेंबर का क्या मतलब बनता है, जस्सी जिस पार्टी में, लेट्स से जस्सी की पार्टी का नाम है RXYZ। ठीक है, XYZ के 14 चुनावित जीते हुए मेंबर है। ठीक है, जस्सी अगर आज जा करके कहे कि मैं अविश्वास मत ला रहा हूँ, मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा हूँ, तो फिर आपको साइन करवाना पड़ता है कि हाँ 1/10 ऑफ द मेंबर्स इफ दे सपोर्ट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। ये कह रहा है कि देखो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम्हें काम करवाना है, तुम नहीं करवाओगे तो मैं नो कॉन्फिडेंस अविश्वास मत ले आऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि क्या वो ये कर सकता है या उसके पास नंबर है कि नहीं। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि अविश्वास मत लाने के लिए, अविश्वास मत लाना आसान नहीं होता है। ठीक है, अविश्वास मत लाने के लिए आपको एक लेटर काइंड ऑफ लिखना पड़ता है। उस पत्र में आप 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स का साइन करवाते हैं।
1/10 का मतलब क्या हुआ, जैसे 200 लोग हैं तो उसका एक 10वां हिस्सा, अगर 300 है तो उसके 1/10वां हिस्से, इतने लोगों की आपको साइन की जरूरत होती है, बिना उसके आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन एंटरटेन नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या जस्सी जिसके पास 14 मेंबर है 174 मेंबर की असेंबली लिस्ट में, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं? ओके, कबीर का कहना है डी, विपशा का कहना है डी। एनी मोर आंसर्स किसी को भी? क्या आप सबको लगता है इसका आंसर डी होगा? सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है। प्लीज, सौरभ का भी कहना है डी, अनुराग का कहना है बी। गौरी का कहना है डी। आप में से बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये सवाल एक्चुअली सवाल था ही नहीं, ये बहुत आसान चीज है। ऐसे सवाल बहुत आएंगे क्लास में, ठीक है, और आपको इसमें सवाल से ज्यादा जवाबों के साथ खेलना होगा। आयुष का कहना है ए। हम लोग एक एक ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं और फिर पता लगाते हैं कि वो आंसर क्यों नहीं हो सकता। आंसर ऑप्शन ए कहता है जस्सी कैन प्रेजेंट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ओन पार्टी, ठीक है। मतलब जस्सी अगर सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों से साइन करवा के पत्र भेजे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। मगर हमने पैराग्राफ में पढ़ा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए तो आपको 1/10 ऑफ द मेंबर्स की साइन चाहिए। इसके पास तो सिर्फ 14 है। क्या 174 को आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 14 आएगा या 18 लगेंगे आपको? जब आप 174 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 17.4। अब इंसानों को तो आप आधे में काट सकते नहीं हो, तो फिर उसको राउंड ऑफ किया जाता है 18 पर। मतलब अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो आपको 18 लोगों की जरूरत है। तो ऑप्शन ए तो गलत है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जस्सी खुद के बल पे नहीं ला सकता। अब क्वेश्चन बी देखते हैं। जस्सी विल नीड टू स्पीक टू अदर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें इसका कहना है कि जस्सी दूसरे लोगों से बात करेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको साइन करना है कि नहीं। ये ऑप्शन ठीक है, मतलब कर सकता है बात, बट ये आंसर नहीं, ठीक है। मतलब ये एक कोई तथ्य नहीं हुआ, ये एक ओपिनियन होगा। और क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है डिसाइड। जैसे किसी भी क्वेश्चन में डिसाइड होता है ना, तो वो आपसे ओपिनियन नहीं मांग रहा है, वो आपसे फैक्ट मांग रहा है। और बी फैक्ट नहीं, बट बी रॉन्ग भी नहीं है क्योंकि बी है टेक्निकली करेक्ट। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप बी को हटाएंगे नहीं, आप सी और डी देखेंगे। अगर सी और डी में से कोई एक ऐसा फैक्ट है जो इस सवाल का जवाब दे रहा है तो वो आंसर बन गया, और वो नहीं बना तो फिर बी आंसर हो गया। तो लेट्स देखते हैं सी क्या है। सी इज जस्टिस शुड नॉट ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड टॉक टू द गवर्नमेंट इनफॉर्मली। अब बी एक ओपिनियन था। ओपिनियन मतलब अपना मत रखना, ठीक है, आपके अंदर की बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो फैक्ट नहीं है, वो कोई तथ्य नहीं है, वो अपने अंदर की बात है। सी भी अपने अंदर की बात है, मगर सी जो है वो बहुत अलग लाइन पे जा रही है। यहाँ पे हमें मालूम है कि जस्सी को नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास मत लाना है, ठीक है। सी कह रहा है कि आप मत लाओ, आप बातचीत करो। ये ओपिनियन है, मगर ये ओपिनियन सही नहीं होगा। ये क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि ये सवाल के एकदम विपरीत जा रहा है, इसलिए ये हटा दिया। अब ऑप्शन डी, डी इज जस्सी कैन नॉट ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एट ऑल। ये फैक्ट है। इज डी अ फैक्ट? कि आपने बहुत लोगों ने डी देखा है, डी आंसर किया है, तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कि ये डी क्यों है? नो वन इज वॉलंटियरिंग, तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि डी कह रहा है कि वो अविश्वास मत ला ही नहीं सकता है कभी भी। एट ऑल मतलब एट ऑल, राइट, एट ऑल मतलब कभी नहीं। और वो गलत है क्योंकि जी देखिए, आप 1/10 वाला रूल सही है, बट एट द सेम टाइम आपको साइन ही तो चाहिए ना। ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि आप दूसरों से बात करो, आप 17-18 लोगों का साइन ले लो। जरूरी नहीं है कि वो जस्सी के पार्टी के, वो दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो जस्सी अगर जाए और सपोज किसी और से बात करे और उसको 18 सिग्नेचर मिल जाए तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। ये तो गलत है ना कि जस्सी नो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकता, इसलिए आंसर डी गलत होगा। आंसर डी इज अ रॉन्ग फैक्ट। आंसर डी एक तथ्य है, तथ्य नहीं है। ऑप्शन डी इज अ फैक्ट। फैक्ट मतलब वो बात जो बदली नहीं जा सकती है, और ये गलत है, ठीक है। तो वो बदलने वाली बात के विपरीत जा रहा है। जस्सी क्यों नहीं नो कॉन्फिडेंस ला सकता? जस्सी अगर सपोज 4 और लोगों से बात करे और उनका साइन ले ले तो नो कॉन्फिडेंस ला ही सकता है। कहीं पे ये तो नहीं लिखा है ना कि आप ही के पार्टी के होने चाहिए वो एक 1/10। उसने कहा है कि वो जो मेंबर होने चाहिए वो पूरे लोकसभा या पूरे विधानसभा के 1/10 होने चाहिए।
इसलिए इस सवाल का आंसर होगा बी, कि अगर जस्सी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो वो बाकी लोगों से जाके बात करे। ये एक सही आंसर हर वक्त नहीं होता, बट इस सवाल में यही सही आंसर है, और आपको क्लैट में भी यही ढूंढना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपके पास सही एक आंसर नहीं, आपको गलत आंसर्स निकालने हैं। चारों ऑप्शन पढ़ो, जो गलत है उसको हटाओ, और जो बच गया आखिर में वही तुम्हारा जवाब है। और ये बहुत बार होगा, ये हम बार बार देखेंगे। तो 15 में अगर तुमने डी मार्क किया है क्योंकि वो फैक्ट है, तो वो गलत है। दैट फैक्ट इज नॉट राइट, वो गलत फैक्ट है। आंसर होगा बी। जस्सी अगर और लोगों से साइन ले आए तो जस्सी नो कॉन्फिडेंस ला सकता है, और सवाल तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें डिसाइड करना है जस्सी नो कॉन्फिडेंस कैसे लाएगा, तो आंसर बन गया बी। क्लियर है? कोई डाउट है? सीइंग नन, हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 116। थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, बट ठीक है, जितने क्वेश्चंस भी आज हम लोग कवर करेंगे वो अच्छे से कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। देवप्रिया थोड़ा स्क्रॉल कर दे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगेन ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पैराग्राफ से उठाया हुआ है। जस्सी somehow manages to put a no confidence motion, मतलब जस्सी ने 18 साइन ले आए, ठीक है, वो और लोगों से बात किया, उसको साइन मिल गए, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल चुका है। अविश्वास मत पारित करने के लिए वो स्पीकर को दे आए। अब इसमें डेट लिखी हुई है 22 फरवरी 2020 को उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन रख दिया है पटल पे। पटल होता है कि स्पीकर जहां बैठते हैं उसको पटल कहा जाता है, और वहां पे उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन रख दिया। स्पीकर ऑन 22 स्पीकर ने भी 22 फरवरी को कहा कि हाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट होगा, वो होगा 2 मार्च को, ठीक है। एंड द मोशन वाज पास्ड, मतलब मोशन पारित भी हो गया, सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं था। लेकिन जो मुख्यमंत्री है उसने कहा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये नियमों के विपरीत हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले आप मेरे को बताओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या आंसर कैसे आया। आपने 116 का क्या आंसर मान किया? एनीवन? देखिए आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, ये गलत बात है। जल्दी जल्दी आंसर्स टाइप कीजिए प्लीज, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ऑल्सो एट एनी पॉइंट अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ समझ ना आए तो फिर आप मेरे को रोक सकते हैं, आप मेरे को बार बार पूछ सकते हैं। मॉक में मैंने एक मार्क किया था, एक। फिर बाकियों ने क्या क्या मार्क किया? आयशा ने ए मार्क किया है, आई थिंक इट्स बिटवीन बी एंड डी। गौरी ने ए मार्क किया है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, ए और डी। ऑप्शन ए, जस्टिस मोशन इज वैलिड एज इट वाज ऑर्डर्ड एंड कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, ठीक है। तो क्या है ना, पैराग्राफ बात करता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो 10 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 10 दिन से ज्यादा हो गया तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अवैध मान कर दिया जाएगा, मतलब आपको फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, और वो 60 दिन बाद हो सकता है, वो इमीडिएटली नहीं हो सकता। तो जस्सी का जो मोशन था वो 22 तारीख को आया, और 2 तारीख को 22 फरवरी को आया, और 2 मार्च को उसका इलेक्शन हो गया और सरकार हार गई। तो ये आंसर तो ठीक ही लग रहा है, बट देखते हैं आगे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन बी इज, जस्सी का जो मोशन है वो इनवैलिड है क्योंकि इट वाज नॉट कंडक्टेड एज पर द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। ए और बी बहुत क्लोज है, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। सी, जस्टिस मोशन इज वैलिड एज इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। सी ऑप्शन ही नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। डी, जस्टिस मोशन इज इनवैलिड फॉर देयर वाज हॉर्स ट्रेडिंग इन द लास्ट फ्यू डेज। देखो जिसने कहा कि डी हो सकता है या ए और डी में कंफ्यूज है। हाँ, कोई सवाल है क्या आपका? अच्छा, डी में कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है जो हमें सवाल में नहीं लिखी। सवाल में कहीं नहीं लिखा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है ना खरीद फरोख्त, आपने दूसरे दल के विधायकों को खरीद लिया, उसके बारे में हमें मालूम है। तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली गलत है। अगर आपको सवाल में या पैराग्राफ में नहीं कहा गया है हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे आंसर। दैट बीइंग सेड, ऑप्शन या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। अब आपको बस इतना देखना है कि जब ऑर्डर आया था और जब वोटिंग हुई उसके बीच में 10 दिन खत्म हो गए थे या 10 दिन का समय बाकी था। अब बताओ आंसर ए हुआ या बी?
आपको बस दिन गिनना है, क्या 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो गया या 10 दिन से ज्यादा लगा? जल्दी जल्दी करिए, ऐसे नहीं। ए। आयशा स्टिक्स टू ए, आयुष सेज बी। आयुष, क्या आप बताना चाहेंगे आंसर बी क्यों होगा आपके हिसाब से? कबीर पूछ रहे हैं was 2020 a leap year? Yes, 2020 was a leap year. ठीक है, इवन दो इट वाज अ लीप ईयर, तब भी आंसर बी ही होगा, क्योंकि फरवरी से मार्च 2 तारीख में 10 दिन का समय पूरा नहीं हुआ था, और 10 दिन के अंदर अगर मत पूरा हो गया है तो आप चुनाव जीत गए, मतलब आपका चुनाव वैध नहीं हो सकता, आपका चुनाव ठीक है। तो आंसर 16। हाँ आयशा, 10 दिन पूरे कंप्लीट होने चाहिए। 10 दिन से अंदर आपने बोला ना, 10 दिन विदिन के 10। अंदर होना चाहिए। तो देखो दस क्या दिन होता है ना कि अगर आपका वोट पड़ा है, ठीक है, और 10 दिन से ज्यादा हो गया उस ऑर्डर के, तो वो ऑर्डर को रिन्यू करना पड़ता है। सपोज 22 तारीख को पड़ा है, तो 2 तारीख को 12 बजे के बाद अगर होता रात के, तो आपका वो ऑर्डर अवैध हो जाता है। दिस बीइंग सेड, हाँ आयशा, कोई सवाल है आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नहीं नहीं, ऑप्शन ए ही होगा। वही 22 से 29 बीच में ए। आपने एक बार ऑप्शन बी बोल दिया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि जो ऑर्डर है वो वैध है, मतलब वो सही है। क्यों? क्योंकि 22 से 29 आपको गिनना है, क्योंकि लीप ईयर है, और उसके बाद 1 2, तो भी 2 तारीख को वो वोट मान्य होगा। दिस बीइंग सेड, हम लोग जल्दी से 117 पे चलते हैं। हम लोग थोड़ा ज्यादा धीरे जा रहे हैं आज। गलती मेरी है, माफ करिएगा, बट ठीक है। 117, 118, 119 और 120 हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। धीरज पार्टी कंटेस्टेड लोकसभा इलेक्शन। धीरज एक कोई व्यक्ति है जिसकी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किया है। 360 में से उसको 210 सीटें मिल गई और उसने सरकार बना दी। मगर सरकार बनने से पहले, फ्लोर टेस्ट होने से पहले, एक राजीव नाम का आदमी है जिसने धीरज के एमएलए खरीद ली, ठीक है, और अब वो सरकार बनाना चाहता है। तो क्या राजीव की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? ऑप्शंस देखते हैं। Rajiv must seek a no confidence motion when the assembly convenes. Rajiv must seek, option B, Rajiv must seek a floor test before the assembly session convenes. C, Rajiv must place a requisition before the governor. D, Rajiv must place a requisition before the speaker. 117 का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या राजीव सरकार बना सकता है? क्या उसको नो कॉन्फिडेंस चाहिए? क्या उसको फ्लोर टेस्ट चाहिए? बी। इसका आंसर बी ही होगा, क्योंकि देखो अविश्वास मत तब आता है ना जब सरकार बन जाती है। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ ही नहीं है तो सरकार तो किसी की बनी नहीं है पूरी, है ना। और अगर सरकार बनी नहीं है तो राजीव तो बस फ्लोर टेस्ट ही करवा सकते हैं। तो राजीव जी जाएंगे गवर्नर के पास, वो कहेंगे कि प्लीज फ्लोर टेस्ट करवा दीजिए, हमें बहुमत साबित करना है। राजीव जी ने बहुमत साबित करा दिया तो उनकी सरकार बन गई। राजीव जी ने बहुमत नहीं साबित कर पाए तो सरकार नहीं बनी। बहुत सिंपल है। इसका आंसर बी होगा। फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि पहली बैठक नहीं हुई है सभा की, तो नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है, फ्लोर टेस्ट ही होगा। आपको यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस और फ्लोर टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस तब आता है जब सरकार ऑलरेडी बन चुकी हो, एक सरकार के खिलाफ आता है। फ्लोर टेस्ट तब आता है जब सरकार नहीं है, आपको सरकार बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। राजीव somehow managed to form a government. राजीव ने सरकार बना ली है जब असेंबली की बैठक हुई। धीरज को बहुत दुख हुआ और उसने पॉलिटिकल गेम अप किया। उसने सारे विधायकों को कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको मैं पैसा दूंगा, दौलत शौहरत जो। धीरज इज नाउ ऑल रेडी टू टॉपल राजीव गवर्नमेंट। धीरज के पास अब इतने एमएलए हैं कि वो सरकार गिरा सकता है। ऑप्शन ए, धीरज मस्ट सीक अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द नेक्स्ट असेंबली सेशन। ऑप्शन बी, राजीव मस्ट सीक अ फ्लोर टेस्ट इन नेक्स्ट असेंबली सेशन। सी और डी वही है, रिक्विजिशन बिफोर गवर्नर, रिक्विजिशन बिफोर स्पीकर। इसका आंसर क्या होगा? ए। ए और सी के बीच में आपकी कंफ्यूजन है? नहीं, सी नहीं होगा, ए ही होगा। और अगर आपने बी कहा है तो वो भी गलत है।
देखो सरकार तो राजीव की बन गई है ना, और धीरज को सरकार गिरानी है, तो धीरज नो कॉन्फिडेंस मांगेगी। ऑप्शन बी अपने आप गलत है, क्योंकि राजीव कहाँ से आ गए, राजीव की तो सरकार बन गई। देवू 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 अगर आप हैं इस मीट में तो जरा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ कर रहा हूँ। थैंक यू। ऑप्शन ए बी सी डी एक बार आप देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि धीरज को अविश्वास मत पारित करना। फिर क्यों नहीं, सरकार गिरानी तो आप लाएंगे। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि राजीव को फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। भैया राजीव क्यों करेगा, राजीव को तो अपनी सरकार बचानी है, उसकी सरकार तो बनी गई है, अब फ्लोर टेस्ट बार बार क्यों कराएगा। धीरज मस्ट पेस्ट रिक्वेजिशन, धीरज मस्ट पेस्ट रिक्वेजिशन, सी और डी है ही बकवास, वो ऑप्शन ही नहीं है, उसको आप नहीं गिने। बी होगा नहीं, तो आंसर ए ही है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। देवू जरा स्क्रॉल डाउन प्लीज। क्वेश्चन 119 says कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप लोग जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? सुना है कभी इनका नाम आपने जीके में, न्यूज में, पेपर में? गुड गुड। नहीं सुना, सुना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से एक पॉलिटिशियन, एक कांग्रेस के हुआ करते थे। उन्होंने पार्टी बदली थी, वो फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जब उन्होंने वो किया था तो शायद कोरोना नया नया शुरू हुआ था, 2020 की बात है, तब की क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप जान सकते हैं वो एक बहुत बड़े नेता है। क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि मध्य प्रदेश के वो एक बहुत जाने माने नेता है, उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी स्विच किया है। वो 20 से ज्यादा एमएलए को खुद के साथ लिए, और मीडिया उस बात को बहुत कवर कर रहा है। तो गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने कहा अपने ही मन पे कि भाई देखो 20 एमएलए तो तुम लेके चले गए, फ्लोर टेस्ट करवाओ, क्योंकि और किसी और पार्टी ने फ्लोर टेस्ट या नो कॉन्फिडेंस मोशन क्लेम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का कहना है कि भाई जब किसी ने क्लेम ही नहीं किया तो तुम्हें क्या पड़ेगी, फ्लोर टेस्ट क्यों होगा, सरकार नहीं गिर सकती। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये फ्लोर टेस्ट सही था या गलत। ऑप्शन ए, कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट इज वैलिड एज पर प्रोसीजर फॉर देयर इज अ क्राइसिस इन द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सरकार में क्राइसिस आ गई है तो फिर फ्लोर टेस्ट हो सकता है। बी, कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट इज नॉट वैलिड एज नो पार्टी अप्रोच द गवर्नर। फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि कोई पार्टी तो गई नहीं, किसी ने जब कहा ही नहीं तो आप अपने मन से क्यों करवा रहे हो। सी, the call for a floor test is valid for the government has reason to believe that the government has fallen. Floor test होना चाहिए क्योंकि सरकार, क्योंकि गवर्नर के हिसाब से सरकार गिर चुकी है, उसके पास बहुमत नहीं है, अल्पमत है। D, the call for a floor test is not valid as government may be corrupt. Floor test नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार बिक गई है। आंसर क्या होगा इसका, ए बी सी या डी? अनुराग ने कहा है बी, कबीर कह रहा है सी, आयशा कह रही है सी। इसका आंसर सी ही होगा। देखो पैसेज में क्लियरली लिखा है कि गवर्नर का जब मन करे, अगर उसको लगता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो फ्लोर टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, संविधान के तहत अगर आपकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, आप अल्पमत में हो, तो आप सरकार में नहीं रह सकते। और जो गवर्नर है वो उसका दारोमदार उस पे होगा कि अगर कोई पार्टी बहुमत से अल्पमत में चली गई है तो वो फ्लोर टेस्ट करवा के उस पार्टी को रफा दफा करे। ठीक है, फ्लोर टेस्ट के लिए किसी पार्टी को गवर्नर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नर चाहे तो खुद के मन से फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि गवर्नर को लगा कि 20 एमएलए लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं, तो हो सकता है कि अब सरकार अल्पमत में आ गई तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट करवा दिया। 120 की तरफ चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। कृष्ण कुमार इज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, which of the following is within the ambit of powers? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप एक सभा के स्पीकर हैं तो आपकी पावर्स क्या क्या है? अलाउइंग अ फ्लोर टेस्ट, अलाउइंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, बोथ और नाइदर। इसका आंसर क्या होगा? सी। आयशा का कहना है सी। क्या आप में से बहुतों का कहना है सी? ओके, देखो क्या होता है ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो स्पीकर के पास ले जाओगे आप, है ना। अगर किसी पार्टी को अविश्वास मत साबित करना है तो वो जाएंगी स्पीकर के पास। बट फ्लोर टेस्ट तो गवर्नर करा है, फ्लोर टेस्ट तो गवर्नर के ऊपर है कि होगा या नहीं होगा, है ना। तो ए तो नहीं है स्पीकर का पावर में, ऑब्वियसली बी है। इसका आंसर सिर्फ बी होगा, फ्लोर टेस्ट पूरा गवर्नर के पास आ जाता है।
स्पीकर ही करवाता है प्रोटेस्ट, मगर स्पीकर अलाउ नहीं कर सकता प्रोटेस्ट। अगर गवर्नर बोले तो स्पीकर को प्रोटेस्ट कराना ही पड़ेगा। ठीक, ये 5 क्वेश्चन थे सेट 1 के। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्लो जा रहे हैं, एक काम करते हैं, पहले अगर आपके बाकी के सेट में से मतलब 121 में से 150 में अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पहले वो पूछ लो, क्योंकि अगर हम लोग एक एक करके जाएंगे तो 5 और भी नहीं हो पाएगा अभी, है ना। तो अगर आपको कोई डाउट है पहले तो आप वो बता दो। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है इस पेपर में जो आप चाहते हो कि मैं आपको समझाऊं, तो एक बार बता दो। एनीवन, एनीथिंग, वरना फिर हम लोग अपने ही पेस पे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एक बार देख लो, स्क्रॉल डाउन करो, आपके पास अगर पेपर है तो वो भी देख लो, और फिर आप मेरे को बताओ कि आपको कोई ऐसा सवाल है जिसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर कुछ आप कह सकते हो। सीइंग नन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से 125 जा रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। नहीं भी पढ़ा है तो ये सवाल आईपीसी की धारा 377 का बात करता है। आईपीसी की धारा 377 बेसिकली कहती है कि अगर आप दीपक तुम कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, So we have 20 minutes more with the class. ओ अच्छा, fair. नहीं, 20 minutes more as in 5 o'clock plus 20, 5:20. ओ 5 + 20, हाँ fair, तब तो हम लोग जा सकते हैं। चलो बढ़िया। 377 कहती है कि जो इंडियन पीनल कोड है, आप लोगों को मालूम होगा शायद इंडियन पीनल कोड क्या होता है। जो कानून होता है ना, उसमें अगर आप कुछ ऐसा करो जो क्रिमिनल हो, क्राइम हो, मतलब गैर कानूनी हो, वो सब आईपीसी के अंदर आता है। ठीक है, तो किसी का आपने मर्डर किया, किसी का आपने किसी ने कहीं किसी ने चोरी की, किसी ने कोई रेप किया, ये सब आईपीसी में आता है। ये आईपीसी के तहत आपको जो सजा मिलती है वो प्यूनिटिव होती है, मतलब आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको फांसी हो सकती है। ऐसी जो सजाएं मिलती है वो आईपीसी में मिलती है। ये सबको क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल लॉ में थोड़ा डिफरेंस होता है। सिविल लॉ में आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, मगर आपको जेल जाना पड़े या फांसी लग जाए ऐसा कुछ नहीं होगा। आईपीसी में आपका फांसी का प्रावधान है, आपका जेल का प्रावधान है, इसलिए क्रिमिनल लॉ अलग माना जाता है। ठीक है, तो 377 एक धारा हुआ करती थी जिसके तहत अगर 377 कहती थी कि अगर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो वो नेचर के अनुकूल होना चाहिए। नेचर मतलब environment, right? Like not environment, वो natural होना चाहिए। Just a sec, I'll read out section 377 for you. (377) states, in any case of sexual activity, it should not be against the order of nature, otherwise it will be punishable by law. अगर प्रकृति के खिलाफ आपने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो उसके लिए आपको कानूनी सजा मिल सकती है। इसका मतलब यही है बेसिकली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। दोनों का इंटेंशन होना चाहिए। देखो, क्राइम के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हाँ, उसमें इंटेंशन होना चाहिए और उसमें एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एक्टस रिया और मेंस रिया, वो हम लोग कॉन्सेप्ट्स की क्लास में अच्छे से क्लियर करेंगे। बट हाँ, क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन होना चाहिए। अब विदाउट इंटेंशन क्राइम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्टस रिया और मेंस रिया, मतलब आपका इंटेंशन था वो गुनाह करना और आपने फिर वो करा, तो क्राइम होता है। आईपीसी और सीआरपीसी का डिफरेंस, सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी इज पीनल कोड। पीनल कोड कहता है क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसका प्रोसेस लीड आउट करता है। सीआरपीसी में आपके प्रावधान होंगे कि कौन सी कोर्ट सुनेगी, कैसे उसका केस जाएगा, क्या सजा मिल सकती है, क्या सजा नहीं मिल सकती है, कितनी सजा मिल सकती है, कितनी नहीं मिल सकती है। आईपीसी में बेसिकली ये कहा जाता है कि हाँ, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है। ठीक है, तो 377 में यही होता है, यही था कि अगर आप किसी के साथ प्रकृति के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो फिर आपको सजा मिल सकती है। अगर और भी क्लियरली बताया जाए तो इंडिया में सेम सेक्स में लाइक एक दो मर्द या फिर दो औरत शारीरिक संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं धारा 377 के तहत। ठीक है, तो वो क्राइम माना जाता है। सिर्फ एक मर्द और एक औरत ही शारीरिक संबंध स्थापित कर सकता है। ये 377 अब नहीं है, तो
ये पहले हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। तो ये बेसिकली पैराग्राफ 377 के बारे में ही बात कर रहा है। अब कोई भी क्रिमिनल लॉ का अगर पैराग्राफ होगा ना, तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली बात, तो देयर आर 3 एसेंशियल, 3 ऐसी चीजें जो क्राइम में बहुत जरूरी होती है। पहले, किसी एक इंसान का होना। क्राइम अपने आप नहीं होता है, किसी इंसान को गुनाह करना पड़ेगा, किसी के खिलाफ करना पड़ेगा, तभी वो क्राइम माना जाता है। ठीक है, सपोज मैंने देवप्रिया का मर्डर किया, ठीक है, तो फिर मैं देवप्रिया को के खिलाफ गैर कानूनी हरकत कर रहा हूँ, यानी कि मर्डर कर रहा हूँ, तो मेरा होना जरूरी है, देवप्रिया का होना जरूरी है मेरे पास। सेकंड इज इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आपका इरादा, ठीक है, तो मेरा इरादा होना चाहिए कि हाँ, मेरे को देवप्रिया का मर्डर करना है, ठीक है, मतलब मैं देवप्रिया की हत्या करूंगा। अगर मेरे पास वो इंटेंशन नहीं है और गलती से हो गया, तो वो एक्सीडेंट है, वो क्राइम नहीं है। बट अगर मेरे को मर्डर करने का इंटेंशन है, मेरा इरादा है कि हाँ, मैं देवप्रिया को मार दूंगा, तो वो दूसरा चीज होगा। और तीसरा, मैंने मर्डर कर दिया, मेरे पास इरादा था, मैं था, और मैंने देवप्रिया का कत्ल कर दिया, तभी वो मर्डर का क्राइम होता है। ये 3 चीज अगर आप क्राइम के क्वेश्चन में चेक कर रहे हो, तो फिर वो क्राइम माना जाता है। ठीक है, दिस बीइंग सेड, ये पैराग्राफ फिर यही कह रहा है कि हाँ, ये सब है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू स्ट्राइक डाउन सेक्शन 377, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को कहा कि यह असंवैधानिक है, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किसके साथ और किस जेंडर से शारीरिक संबंध बनाएगा। ठीक है, शेल्डन कूपर नाम का एक अमेरिकन आदमी है जो इंडिया में 5 साल से रह रहा है। ठीक है, शेल्डन कूपर एक अमेरिकी आदमी है जो इंडिया में 5 साल से रह रहा है। वो कोर्ट जाता है, कहता है कि उसका जो इंडियन पार्टनर है, वो जिसके साथ है, has been restricted by his family। ठीक है, मतलब उसका जो पार्टनर है, उसकी फैमिली ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, और वो उन दोनों को एक साथ नहीं रहने दे रहे हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हर एक भारतीय नागरिक के पास होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेदों में कुछ कुछ धारा, कुछ कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं जिससे आपको कुछ बहुमूल्य राइट्स दिए जाते हैं, कुछ बहुमूल्य अधिकार मिलते हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। 14, 15 एंड 21। The court, however, turned down his petition। कोर्ट ने कहा नहीं, ये गलत है। अब आपको अब पैराग्राफ के हिसाब से डिसाइड करना है कि कोर्ट ने ऐसा क्या सोचा होगा कि शेल्डन की अपील कर दी। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ए, सिंस शेल्डन इज नॉट येट एन इंडियन सिटीजन, his claim for fundamental rights does not qualify। भारतीय संविधान के तहत कुछ ही लोग, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही बहुमूल्य ये अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि शेल्डन कूपर भारतीय नहीं है, वो अमेरिकी है, तो ये फंडामेंटल राइट क्वालिफाई नहीं करेगा। ये ऑप्शन ए है। ठीक है, सही है कि गलत, हम लोग उस पर बाद में आएंगे। बी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ शेल्डन कूपर्स पार्टनर, शेल्डन कूपर का तो पार्टनर कोर्ट में था ही नहीं। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड वेदर द रिलेशनशिप वाज कंसेंशुअल, मतलब क्योंकि शेल्डन कूपर का पार्टनर कोर्ट में आया ही नहीं, तो हम ये तय ही नहीं कर सकते कि उनका रिलेशनशिप में कंसेंट है कि नहीं। कंसेंट मतलब सहमति। ठीक है, आपसी सहमति कि हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में आएंगे, हम दोनों का संबंध है, वो कोर्ट डिटरमाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के सामने शेल्डन कूपर का पार्टनर आया ही नहीं। सी, इफ शेल्डन्स पार्टनर्स पेरेंट्स डू नॉट वांट टू टेक देयर सन्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन पब्लिकली, इट्स देयर राइट टू प्राइवेसी। ऑप्शन सी इज कि शेल्डन के अगर पार्टनर के माता पिता को लगता है कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब वो बंदा किसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा है, वो पब्लिक को नहीं, वो सामाजिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो वो उनका राइट टू प्राइवेसी है, उनका वो निजता का एक मौलिक अधिकार है उनके पास, और ये वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये फैमिली मैटर है और ये फैमिली कोर्ट जाना चाहिए, क्रिमिनल कोर्ट नहीं। आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर ए ही है। ठीक है, बट बिफोर आप ये मान लो कि किसी भी कोई भी बाहरी नागरिक को, जो भारतीय नागरिक नहीं है, उसको मौलिक अधिकार या बहुमूल्य अधिकार नहीं मिलता है, वो भी गलत है। कुछ कुछ टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, और इवन सी इन सम केसेस, नहीं, सी नहीं होगा इसका आंसर। क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताता हूँ, बट क्या है, ए है आंसर। बट एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं, उसमें जो मौलिक अधिकार लिखित हैं, वो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सबको होते हैं, चाहे वो भारतीय हो या बाहर का हो। ठीक है, तो चाहे वो पाकिस्तानी हो, अमेरिकी हो, बांग्लादेशी हो, उसको भी वो मौलिक अधिकार मिलेगा, जैसे राइट टू लाइफ। ठीक है, जीने का मौलिक अधिकार, ये सबको होता है, वो भारतीय हो ना हो जरूरी नहीं है। ठीक है,
आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 के हिसाब से सिर्फ आर्टिकल 15 सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिल सकता है। एक सेकंड, बस 2 मिनट दीजिएगा। एक चीज क्लैरिफाई करनी है, उसके बाद इसका आंसर हम डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता भी हूँ, ठीक है? तुम लोग ने कभी संविधान देखा है? भारतीय संविधान कैसा दिखता है एग्जैक्टली? ये होता है भारतीय संविधान। जब तुम लोग क्लैट क्लियर कर लोगे या फिर कोई लॉ स्कूल में जाओगे तो ये सब चीजें तुम्हें खरीद के रखनी पड़ेंगी अपने पास। भारतीय संविधान किसी दिन खोल लिए, कुछ पढ़ लिया, हर क्लास में ये जरूरी होता है। अच्छा माफ करना, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर बी ही होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो जो सवाल है वो 3 धाराओं की बात कर रहा है, 14, 15 और 21, ठीक है? सॉरी, 3 अनुच्छेद की बात कर रहा है, 14, 15 और 21, ठीक है? जो अनुच्छेद 15 है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, वो बाकी के नागरिकों के लिए नहीं है ना। 14 और 21 जो है वो अनुच्छेद हर एक पे अप्लाई होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो इसलिए नहीं होगा आंसर, क्योंकि ऑल्दो शेल्डन कूपर भारतीय नहीं है और 15 अनुच्छेद 15 का हक उसके पास नहीं है, वो मौलिक अधिकार नहीं है, उसके पास 14 और 21 का अधिकार है, ठीक है? तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ठीक है, कि वो किसी के साथ चाहे तो रह सकता है, वो प्रूफ करने का जो दामोदार है वो उस आदमी पे होता है, ठीक है? कि हाँ, वो अगर वो आदमी ही जाकर कह सकता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। सपोज मैंने देवप्रिया का कत्ल कर दिया, तो देवप्रिया के ही फैमिली वाले वो क्लेम कर सकते हैं। कोई अनजान आदमी आके नहीं कह सकता कि देवप्रिया का कत्ल सही हमने कर दिया, क्योंकि उस आदमी का कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं होता है। लोकस स्टैंडर्ड मतलब जो क्राइम होता है ना, उसमें आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, इस क्राइम में मेरा भी कोई रोल है, मैं फैमिली मेंबर हूँ या मैं फ्रेंड हूँ। क्योंकि एक शेल्डन क्लेम कर रहा है कि वो उसका पार्टनर है, वो उसके साथ संबंध है, ये प्रूव करने के लिए आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों की शादी तो हुई नहीं है, तो ये दोनों पति पत्नी या फिर पति पति है नहीं, है ना? और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप होता है या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप होता है वो लीगल स्टेटस नहीं होता है, मतलब वो कानूनी तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं होता है, कानून उसको कानूनी दर्जा नहीं दे रहा है। तो ये कोर्ट इसलिए इस अपील को रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसके सामने शेल्डन का पार्टनर नहीं आया, तो उनको पता नहीं है कि ये संबंध है भी कि नहीं, और अगर ये संबंध है तो इनमें दोनों की रजामंदी है कि नहीं। आंसर सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर शेल्डन के जो पार्टनर है उसका संबंध, शारीरिक संबंध किसके साथ है और किस टाइप के लोगों के साथ है, उसके ऊपर अगर निजता का मौलिक अधिकार अगर उसको चाहिए तो वो सिर्फ खुद कर सकता है, उसके माँ बाप नहीं कर सकते। जो निजता का मौलिक अधिकार है वो आपका होता है, आपके बदले आपके माँ बाप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और डी इज आउट ऑफ ऑप्शन बिकॉज क्रिमिनल मैटर ही था, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने पहले बी ए कहा था। अगर आपको अभी क्लियर नहीं है कि इसका आंसर बी क्यों है या ए क्यों नहीं होगा तो आप पूछ सकते हो। क्या आपको समझ में आया इस सवाल का जवाब ए क्यों नहीं था, बी क्यों था? आर्टिकल 15 जो मेंशन है फिर? हाँ, आर्टिकल 15 का मेंशन हो सकता है। देखो, जब तुम कोर्ट में जाओगे, ठीक है, और तुम कोई केस करोगे तो जरूरी नहीं है कि जो सारी धाराएं हैं या सारे अनुच्छेद तुम कह रहे हो उसका हक हो तुम्हारे पास। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि सपोज मैं भारतीय नागरिक नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ और मैंने 14, 15 और 21 लिख दिया है और 15 का हक मेरे पास नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगा कि अरे 15 तुमने कैसे लिख दिया, तुम्हारे पास 15 का हक ही नहीं है, तो पूरा केस बाहर नहीं कर देगा।
वो 15 के हिसाब से केस को नहीं देखेगा, वो 14 और 21 के हिसाब से केस को फिर भी एग्जामिन करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसने 3 अनुच्छेद का है ना, 14, 15, 21, कोर्ट को 14 और 21 के हिसाब से तो चेक करना ही पड़ेगा कि 14 और 21 के तहत किसी का कोई अधिकार छीना गया है या नहीं, है ना। Would the answer be A if the passage question? हाँ, अगर सिर्फ 15 होता, 14, 21 नहीं होता तो आंसर A हो जाता, क्योंकि 15 का अधिकार तो नहीं है शेल्डन को, लेकिन 14 और 21 का है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू लाइफ। 21 इज राइट टू लाइफ, जीने का मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार कानून के सामने सब एक समान होंगे, वो उसके पास है। अगर सिर्फ 15 होता तो फिर आंसर ए होता, लेकिन क्योंकि 14, 15 और 21 है तो आंसर बी होगा, क्योंकि शेल्डन का पार्टनर नहीं आया। और अगर सपोज करो ऑप्शन ए और बी दोनों है, ठीक है, बट इट्स आस्किंग व्हाई कोर्ट रिफ्यूज दिस पिटीशन, देन व्हाई कांट इट बी द रीजन दैट मींस। हाँ देखो, मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, है ना, लेकिन मैं 18 साल से ऊपर हूँ। मेरे माँ बाप मेरे को कोर्ट के सामने जाने से नहीं रोक सकते, उनके पास वो अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर 18 से मैं नीचे का हूँ तो भी वो नहीं रोक सकते हैं, मगर उसमें भी कुछ अलग नियम कानून होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है कि क्या बच्चा 16 साल से प्लस का है, क्या बच्चे को समझ आता है। व्हाट इफ ही इज अ माइनर। हाँ, माइनर के केस में पेरेंट्स का राइट ज्यादा हो जाता है, माइनर के केस में पेरेंट्स रोक सकते हैं। माइनर के केस में तो ये केस स्टैंड ही नहीं करेगा फिर, क्योंकि माइनर तो इंडिया में कंसल्ट दे ही नहीं सकता ना, आप सहमति नहीं दे सकते। अगर आप माइनर है, आप 18 से नीचे के हैं, तो आप शारीरिक संबंध स्थापित ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो केस ही नहीं आता है। अगर आप 18 से ऊपर के, तो आपके माँ बाप आपको कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। आपके माँ बाप नहीं कह सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी या मौलिकता का, निजता का मौलिक अधिकार है तो तुम ये मत बताओ किसी को। माँ बाप ये नहीं कर सकते 18 के बाद। तो कोर्ट विल नेवर एंटर अ प्ली और रिजेक्ट अ प्ली ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स। सी के तहत पे वो नहीं होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन का स्कोप है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लो। अगर एक आर्टिकल वैलिड होता तो केस कंटिन्यू कर सकते थे क्या? मेरे आपका ये सवाल समझ नहीं आया। अगर आप मेरे को अनम्यूट करके बताओ कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, या बेटर लिखो तो मैं आपका ये जवाब दे पाऊंगा। आयुष, अगर आप पूछ रहे हो कि आर्टिकल 15 अप्लाई करता है या नहीं, मतलब शेल्डन आर्टिकल 15 के तहत केस ला पाते या नहीं, तो हाँ, अगर वो इस देश के नागरिक होते हैं तो वो ला पाते हैं, अगर आप वो पूछ रहे हो तो। ओके, देखो आयुष, अगर आपका सवाल कुछ और है तो आप लिख लो, अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 उसके लिए वैलिड होंगे चिल्ड्रन के लिए। अगर उन तीनों में से सिर्फ एक भी आर्टिकल अगर उसके लिए वैलिड होता है तो कोर्ट में केस कंटिन्यू होता है कि वहाँ पर ही उसे रोक दिया जाता है। आयुष, कोर्ट ऐसे खुद ना, जब कोर्ट एक केस देखता है, आप जब लॉयर होते हो, आप बहुत सारे इश्यूज कोर्ट के सामने रखते हो। ये जो आर्टिकल 14, 15, 21 हम बोल रहे हैं, कोर्ट जब केस पे जजमेंट देगा वो 14, 15, 21 एक एक करके देखेगा। कोर्ट ऐसा ऐसा कोई नंबर नहीं होता है कि 2 आगे होना चाहिए। अगर 21, 15 नहीं लगता और 14 लगता है, तो हम जिस हाइपोथेटिकली हम जो बात कर रहे हैं, तो वो कोर्ट सिर्फ 14 के हिसाब से भी देखेगा। हाँ, नहीं देखो, इट्स नॉट इवन अबाउट कंफ्यूजिंग। देखो क्या होता है ना कि जब असली लॉयर जाते हैं कोर्ट में तो वो और भी ज्यादा गैर गुजरे काम करते हैं। ये सिर्फ 3 अनुच्छेद उन्होंने जो कह दिया है वो तो फिर भी बहुत छोटी बात है। बहुत सारे ऐसे वकील भी होते हैं जो पूरा संविधान ही लिखाते हैं कि अरे सब कुछ वायलेट हो रहा है, सब खराब हो रहा है। ये तो ये जरूरी नहीं कि वो कंफ्यूज कर रहे हैं, वो सच्ची बात है। बट आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कोर्ट क्यों रिजेक्ट करे। सिर्फ 15 के कारण तो करेगा नहीं, कोई और रीजन होना जरूरी है। देव कुछ बोलना है? क्या? नहीं, if you want to share something you can continue. नहीं, मुझे कुछ शेयर नहीं करना। यू वांट टू फिनिश these 5 questions, but I would suggest like stop with this passage. I'll just share it again then. So we can do something now. We can run it through quickly and then we can either skip or finish the class, whichever you feel.
I just wanted to like talk with them. We have 10 minutes, so instead of trying to go through it, just finish this अच्छा part. हाँ फाइन 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 वी फिनिश दिस ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं देन वी फिनिश इट राइट सो वील टेक जस्ट वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे वील एक्सप्लेन इट टू यू इन डेप्थ और फिर हमें कुछ बातें करनी है आपसे ठीक है 123 और हाँ एक और बात याद रखना जब भी आप क्राइम का हम लोग अगली बार जब क्लास लेंगे ना तो हम आपको क्राइम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देंगे ठीक है तो जब भी आप क्राइम के कोई भी सवाल पूछोगे कोई भी सवाल करोगे आईपीसी के तो आपको इजी होगा एलेक्स एन इंडियन नेशनल एलेक्स एक इंडियन व्यक्ति है वो चैलेंज इज किन किन मतलब तुम्हारा बीवी या तुम्हारा हस्बैंड जो भी in the court of law for banishing her from inherited property on grounds of her being a homosexual. ऐसा करते हैं हम लोग अभी के लिए सवालों को रोकते हैं मैं आपसे कुछ बात करनी है उसके बाद अगर टाइम बचता है तो वील कम बैक टू दिस क्वेश्चन वरना हम अगली क्लास में सीधा कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे ठीक है अभी तक अगर आपको कोई डाउट है अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसके तो आप पूछ सकते हो वरना वरना फिर देवप्रिया विल टेक ओवर अच्छा ठीक है। वैसे तो क्लास 5 बजे खत्म होता है, पर आज हमें अगले टीचर के आने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम दोनों थोड़ी देर यहाँ पे रहेंगे। तो अभी के लिए ये पैसेज रोकते हैं। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है अभी? जैसे आज भी आई थिंक शैलजा ने आपको पिछले क्लास में बोला है कि हम कोशिश करेंगे पूरा सेक्शन खत्म करने की, पर इसीलिए हम अलग से सैटरडे को ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं इसलिए करना चाहते हैं, बिकॉज अभी वही हो रहा है कि जब एक पैसेज आप देख रहे हो पहले आपको बहुत बेसिक्स क्लियर करने पड़ रहे हैं क्वेश्चंस में जाने से पहले, इसलिए जो टाइम लग रहा है। मुझे बस ये पूछना था कि आप लोगों को अगर कुछ बोलना है क्या हम अलग कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने मेल में देखा आयुष आपका एक डाउट काफी पहले से छूटा है, मैं वो अभी मेल बॉक्स में देखा, तो मैं वो देख लूंगा। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है क्या सारे टीचर्स के साथ? यस बन गया क्या? तो फिर मैं हमारा नंबर ऐड करवा दूंगा। आप हो सही हम उसमें? मैं हमारा नंबर ऐड करवा दूंगा। और हाँ, आप लोगों को अगर कुछ बोलना अब तक क्लासेस जैसे गए हैं उस हिसाब से, आज आपको भी फील हो रहा होगा कि हमें क्वेश्चंस ना हाँ कभी दैट्स वो संयम ने जब ज्वाइन किया मैं भी काफी खुश हो गया, वो काफी अच्छा पड़ेगा आपको। और इसलिए मुझे सौरभ भी जो है, दोनों टीचर्स एक्चुअली वो दोनों काफी थरो है उनके। आपको ये जो सैटरडे की क्लासेस है ना, स्पेशली जब तक हम जो 1 महीना ये फॉलो करते हैं कंसिडरेशन, राइट? तो ऐसे जो गौरी जैसे पूछ रही है ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए ये क्लास रखेंगे हम सैटरडे वाला। सो बेसिकली यही हम ट्राई करेंगे कि आपका आज के क्लास में हमें पूरा सेक्शन डिस्कस करना था। आज के क्लास के रिगार्डिंग हम एक काम करते हैं, आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कराने की कोशिश करता हूँ, उसमें भी अगर टाइम लगता है तो आयुष के पास मेरा ईमेल आईडी है आउटलुक वाला, तो आप लोगों को ये पेपर से आप देखो, एक बार पेपर वापस देखो। आपके रिजल्ट तो अब तक आए नहीं है, पर रिजल्ट आने के पहले तो कैसे ही पूछोगे। हाँ सो आप लोग देख के अपने डाउट्स भेज देना, तो अगले क्लास से संयम सीधा जो प्लान के साथ, जैसे अगर उसे क्राइम का क्लियर करवाना है आपसे, आई थिंक मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी कॉम्पेंसेशन के बारे में, पर वो टॉर्ट्स में था। तो वैसे सब जो आपको क्लियर करना है वो संयम अगली क्लास से चालू कर सकता है, अगर आप एक बार डाउट्स हो कर लो। मैं अभी इसलिए रुका हूँ क्योंकि हमारे पास 10 मिनट जैसा है। आपको अपार्ट फ्रॉम जो एरियाज ऑफ डाउट्स है स्पेसिफिकली आपको कुछ बोलना है, जैसे अगर ट्यूसडे की क्लास में बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा आपके लिए, एक पूरा सेक्शन 30 से 35 क्वेश्चन होता है, तो हमें ट्यूसडे से ही ट्राई करना चाहिए उतना क्वेश्चन करने का, या धीरे धीरे करके बढ़ाए, जैसे 15 से स्टार्ट करते हैं। या क्योंकि हम वैसे सोच रहे थे कि अगर हम 30 क्वेश्चन लेके भी आते हैं ट्यूसडे को
राइट। तो क्लैट तो आपको फोड़ना है सही, अब आप मुझे क्यों मारना चाहते हो वो बताओ। तो तीन बार बोला क्लास में बस देवप्रिया का मर्डर करना है। देखो बच्चा पार्टी इंटेंशन नहीं था यहाँ पे, मुझसे भी एग्जाम्पल था। तो अगर किसी दिन कोर्ट में केस होता है तो बस कह देना कि नहीं था इंटेंशन, मजाक मजाक में था। हाँ, तो आपको अगर कुछ मतलब स्पीड पे कुछ है नहीं तो यही ट्राई करेंगे। मैं ज्यादा हमारी डायरेक्टली एक्चुअली क्लासेस के बाहर बात नहीं होती ना, आपके बहुत सारे डाउट्स वैसे भी, ये शीट के जो डाउट्स है आप एक बार व्हाट्सएप पे हम ऐड हो जाते हैं या जो भी आपको पता चल जाएगा वहां पे, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए थोड़े टाइम में, रिजल्ट आने के बाद भेज पाओगे शायद से, पर वो उधर ही भेज देना क्योंकि फिर ये मॉक को ही डिस्कस करते रहेंगे तो बहुत क्लासेस वेस्ट हो जाएंगे, हमें वैसे भी बहुत क्लासेस एक साथ मिलते नहीं है। तो हमारा यही अप्रोच रहेगा, ट्यूसडे को जो क्लास मैं और शैलजा लेंगे उसमें जो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना जो संयम करेगा, उसके बाद आपको ज्यादा समझ आएगा। हम जब बोलते हैं कि एलिमिनेशन कैसे करना है, तो एक बार आपको पता है कि हाँ आर्टिकल 15 दिखा तो फॉरेन नेशनल के लिए नहीं हो सकता, अब ज्यादा जल्दी ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे। तो वो इंटेंशन रहेगा अब से आगे का। ऑल्सो और कुछ कुछ भी आपको बात करना है, बाकी क्लासेस कैसे चल रहे हैं। मैंने जैसे बोला कि जीके का भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप संयम से पूछ पाएंगे उसकी क्लास में। आपको कुछ बात करनी हो अभी लीगल से रिलेटेड या क्लैट से रिलेटेड, जस्ट क्लैट के बारे में कुछ बात करनी है तो मैं इधर हूँ बैठा हूँ। अगर फ्लैट ही नहीं, अगर आपको कॉलेज के बारे में भी कुछ पूछना है ना कि लॉ स्कूल में लाइफ कैसी होती है क्या होती है, आप पूछ सकते हो। फ्लैट की प्रिपरेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, आप पढ़ते रहते हो और जैसा माहौल चल रहा है देश का, आपको सही में नहीं मालूम फ्लैट कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। कभी मोटिवेशन मत खोना, ठीक है। लाइक अगर तुम्हें कुछ फील हो रहा है कि तुम डाउन हो या स्लो हो या मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो फिर कभी जाओ यूट्यूब पे एनयूजेएस कैसा दिखता है देख लो, किसी स्टूडेंट से बात कर लो, इस सबसे मोटिवेशन आता है। और दूसरी बात, जो लीगल टॉपिक हुआ या लीगल सब्जेक्ट हुआ, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो सबसे पढ़े लिखे बच्चे को ही आएंगे, ठीक है। सब जरूरी ये है कि तुम्हें समझ आ जाए कि फ्लैट आखिर करता क्या है, पूछता कैसे। अगर तुम ये समझ गए ना तो फ्लैट क्लियर हो जाएगा। तो कबीर आपका जो क्वेश्चन है एनी मस्ट बाय बुक्स, सो संयम कैन गिव हिज ओन आंसर बिकॉज मेरा उसका अप्रोच डज नॉट एक सेम नहीं रहा होगा, बट मेरे हिसाब से जैसे संयम ने बोला कि क्लैट के जो क्वेश्चंस है ना, आपको दो तीन चीजें देखनी होती है। एक तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट का लिस्ट होता है जो बहुत तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट का लिस्ट होता है जो बहुत मतलब बहुत डीप नहीं जाना होता जिनमें, जो हम क्लासेस के थ्रू आपको करा देंगे, और वो बहुत वाइड लिस्ट ऑफ वो भी नहीं है। जो कुछ क्वेश्चंस, ये जो नेशनैलिटी वाला क्वेश्चन था वो आता रहता है, आप हर 2 मॉक में देखोगे, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उसके बाहर रीडिंग के लिए अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, जो आप जीके के लिए भी पढ़ते हो, उसमें जो ओपिनियन सेक्शन होता है वो उतना जीके नहीं होता, पर वो रीडिंग स्पीड में हेल्प करता है, वोकैबुलरी में हेल्प करता है। वही एक्सरसाइज लीगल के लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स मुझे तो नहीं पता है। एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट इज आप क्वेश्चंस के साथ जो टाइम स्पेंड करते हो, आपको एक पॉइंट के बाद पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है। पर हाँ सही है, मगर तुझे कुछ बुक्स वगैरह पता है तो। देखो बुक्स तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि लीगल एक ऐसा सेक्शन है ना जिसमें तुम्हें कोई किताब की जरूरत नहीं, लीगल सेक्शन बदलता रहता है। बट अगर तुम्हें प्रेपरेशन अच्छी करनी है तो पिछले 10 साल के क्लैट का पेपर उठाओ, ठीक है, और पुराने जैसे पैटर्न के क्वेश्चन होते थे ना वो पूरे सॉल्व कर डालो 10 साल में। अब तुम्हें लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, पैटर्न तो बदल गया, बट पॉइंट क्या है ना कि अभी जो सवाल तुमसे पूछे जा रहे हैं और जो पिछले 10 साल में सवाल पूछे गए वो बहुत सेम है, बहुत कुछ बदला नहीं। बस वो 1-2 लाइन से एक क्वेश्चन बनता था, उसको बदल करके एक बड़े पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन बने, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर तुम वो 10 साल के पेपर को सॉल्व करो ढंग से और तुम देखो कि वो कैसा सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, और फिर तुम मॉक्स लिखो, क्लास की वर्कशीट करो, बहुत है। लीगल में इससे ज्यादा एफर्ट डालने के लिए मेरे हिसाब से काफी है।
कॉलेज के बारे में बताओ संयम, तुमने बोला कॉलेज के बारे में बताओगे। देखो कॉलेज के बारे में क्लैट जो एक ऐसा एग्जाम है ना, तुम्हें लगेगा कि यार एक टाइम के बाद क्लैट अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि पढ़ाई क्लैट के लिए बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी, बट इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, मजा नहीं आता उतना। एक टाइम के बाद तुम्हें लगने लगता है यार ये क्या बात हुई, मेरे को तो पता भी नहीं कि एग्जाम लिखने के बाद मैं क्लियर करूंगा नहीं करूंगा, क्या होगा कॉलेज में क्या होगा। बट इतना याद रखो, अगर अभी मेहनत करेगा ना तो कॉलेज में तुम्हें ऐसे दोस्त मिलेंगे, कॉलेज में ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि सब चलता है। क्लैट में जितनी मेहनत की सबका रिटर्न आएगा, मिलेगा कि हाँ जो मेहनत की थी वो बराबर की थी और के हिसाब से तुम्हें रिजल्ट्स आ गए। जहाँ तक बात है एनयूजेस की स्पेसिफिकली, देखो सीनियर्स अच्छे हैं, जगह अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं। हाँ पढ़ाई का प्रेशर तो हमेशा रहता है, हर कॉलेज में रहेगा, बट यही है कि अगर एनयूजेस आ गए तो बहुत सारी दिक्कतें और बहुत कुछ जो ऐसा है जो तुम सोच रहे हो कि छोटा कोई नीचे का कोई लॉ स्कूल मिल गया या कोई प्राइवेट लॉ स्कूल या कोई और लॉ स्कूल जाना पड़ा तो क्या होगा, वो नहीं सोचना पड़ेगा। फिर एनयूजेस वो सारी दिक्कतों को सॉल्व कर देता है, और एनयूजेस में लोग काफी अच्छे हैं, तो तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे बैचमेट्स तुम्हारा साथ देंगे, वो मदद करते हैं, चाहे पढ़ाई में हो, मूड में हो, डिबेट में हो। तो हाँ तुम एक ऐसी जगह आ जाओगे जहाँ पे तुम्हारे पास कोई ना कोई तो होगा बात करे को, रात के 3 बजे हो 4 बजे हो, कोई ना कोई बैचमेट तो जाग ही रहा होगा बात करे। तो पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी कॉलेज आओ, फिर तो हम लोग हैं ही मदद करने के लिए, अभी भी हैं तब भी रहेंगे। You have seen a mood court yet? हम दोनों मूड को टिकट कर चुके हैं इस साल। हाँ किया है। मजा आता है, थोड़ा मुश्किल होता है, मजा बहुत आता है। हाँ It's awesome, I think. हाँ it is असली एक वकील बनने का वाइब आता है कि हाँ वकालत ऐसे होती है, यही करना है आगे। व्हाट इज मूड कोर्ट? क्या होता है ना, जब तुम कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो प्रोसीडिंग्स होती है उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए कॉलेज पे अंदर में ही एक मॉक मूड कोर्ट होता है। मॉक मूड कोर्ट मतलब वो असली कोर्ट नहीं होगा, कोई सीनियर प्रोफेसर या कोई जज जो जज बनेगा वो कोई या तो सीनियर प्रोफेसर या तो कोई सीनियर होगा, और तुम किसी एक क्लाइंट मतलब किसी एक इंसान का केस लड़ रहे हो, चाहे वो क्राइम का हो या फैमिली का हो या कॉन्ट्रैक्ट का हो या इंटरनेशनल लॉ का हो। तो बेसिकली तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। असली कोर्ट में जो होता है वो कॉलेज में होगा तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तो तुम वही करोगे जो असली कोर्ट में होता है। बस अंतर ये होगा कि असली कोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे जो जज होगा वो असली जज नहीं होगा, और जो केस होगा वो असली केस नहीं होगा, वो एक कहानी होगी बट असली लाइफ जैसी ही होगी। केमिस्ट्री फिजिक्स में जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, हम सुन नहीं पाए। केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो वो करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उस टाइप का। हाँ वैसा ही, हाँ प्रैक्टिकल ही होगा, उसको प्रैक्टिकली मान के चलो, लॉ स्कूल का प्रैक्टिकल हो। पूछता हूँ। अगली क्लास किस चीज की वैसे इनकी? अगला क्लास रिया का है, रिया इंग्लिश ले रही है क्या? हाँ वो पूछ रही है, 2 सेकंड। मीनवाइल अगर तुमको कुछ और जानना हो तो तुम पूछ सकते हो। ऑल्सो दूसरी बात, अभी तो ग्रुप बना नहीं, पर ग्रुप बन जाता है तो कभी भी कोई सवाल हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी वक्त टेक्स्ट करो, मेल करो, मैं मेल आईडी भी भिजवा दूंगा ग्रुप पे। मेल करो, टेक्स्ट करो, जब जो मन पूछना है पूछो, ठीक है। और जितने सवाल है सब पूछो, कोई सवाल छोड़ना नहीं, हर सवाल को क्लियर करना अंत तक, ठीक है। थोड़ी मेहनत है, करते जाओ, रिजल्ट आएगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्लैट के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, तुम्हें भेज देंगे क्या करना है क्या नहीं। जीके प्रैक्टिस कैसे करें, याद नहीं पहुंचे अब तक। हाँ संविधान का विश्लेषण हमने भी नहीं किया पूरा। जीके का प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। देखो जीके थोड़ा, देखो लीगल जो है ना वो सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, बट होता नहीं, सबसे ज्यादा टफ जीके ही होता है, कि जीके में बहुत कुछ होता है। तो वो सिंपल है, पेपर पढ़ो फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा वर्कशीट्स करो, और तीसरा जो भी पढ़ रहे हो ना वो लिखते जाओ कहीं किसी कॉपी में, उसको लिखो, उसके नोट्स बनाओ,
मतलब पूरा नहीं, संक्षेप में। मतलब जैसे अगर एक पूरा आर्टिकल है, कह रहा है कि इसकी सरकार बन गई या इसकी गिर गई, तो तुम्हें बस लिखना है किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार गिरी, और हफ्ते के अंत पे वो जितना तुमने लिखा है वो एक बार रिवाइज करो। ये तुम क्लैट तक करते रहो, क्लैट में अच्छे मार्क्स आ जाए और याद भी रहे। आप लोगों ने आप लोगों का ये आखिरी क्लास 6 से 7 का, जो 5 से 6 का जो क्लास होता है वो आखिरी क्लास होता है क्या? 6 बजे आपकी क्लास खत्म हो जाता है ना? यस सर। So Riya's facing some issues with time. So I'll just call Neeraj, ठीक है? इंग्लिश की क्लास हम नहीं ले सकते, हमें एक्चुअली नहीं मालूम कि इंग्लिश में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाया जाएगा, वरना हम वो भी पक्का लिए लेते। जीके तुमने को कौन पढ़ाता है वैसे भी? इंद्रायणी मैम। कहाँ पहुंचे जीके में? जीके अच्छा चल रहा है तुम लोग का? फर्स्ट जनवरी का हो गया, फिर 1 to 5 जनवरी का हो गया, कैन पास पढ़। जीके पे मेहनत एक्स्ट्रा करना है, लेकिन जीके समय लेता है और जीके में मार्क्स सबसे ज्यादा आसानी से आता है। लीगल में तुम्हें 30 से 45 मिनट देने पड़ते हैं ना पेपर में। एक काम करेंगे ना हम लोग, 1-2 हफ्ता तुम्हारी लीगल के क्लासेस लेंगे, फिर तुम्हारी स्ट्रैटेजी की क्लास लेंगे, मॉक कैसे लिखा जाता है, कैसे कितने सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं, वो सब भी हम करवाएंगे। और दूसरी बात, जीके में पूरा एफर्ट डालना, क्योंकि जीके सबसे जल्दी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो तुम अगर 5 या 10 मिनट भी रखो दो जीके को, तो सबसे ज्यादा 40 मार्क्स सपोज तुम आराम से उठा सकते हो। जीके बहुत वीक है सर। हाँ जीके होता है, जीके सबका वीक होता है। जीके का भी एक काम करूंगा ना मैं, अभी तो लीगल की क्लासेस कर लो तुम, 1 महीना गुजरने दो, उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरा क्लास 2020 में ही हुआ था। मेरे को 6 से 7 महीने लगे थे प्रिपेयर करने में, 2020 में ही मैंने क्लास दिया था। क्या करेंगे ना, एक बार लीगल का थोड़ा सब्सटैंशियल हो जाए, मतलब कुछ अच्छा पार्ट कवर कर लो, तो हम तुम्हें मॉक स्ट्रैटेजी कैसे मॉक दिए जाते हैं और कैसे सबसे ज्यादा नंबर उठाओ, कौन सा सेक्शन पहले करो, वो सब की भी एक स्ट्रैटेजी क्लास ले लेंगे कि तुम रैंक बढ़ा पाओ। और हम दोनों ही, देवप्रिया, मैं, शैलजा, सौरभ, सब फर्स्ट ईयर में, हम सब ने 2020 में क्लास लिखा था। करंट का जीके मतलब करंट अफेयर्स तो ठीक रहता है, बस स्टैटिक जीके में तो और ज्यादा परेशानी होती है। स्टैटिक करने का एक तरीका है, ठीक है। क्या होता है ना, देखो अभी जो पैटर्न है क्लास का, उसमें कोई स्टैटिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बहुत सिंपल तरीका है। वर्कशीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, न्यूज़पेपर में लेट्स से कोई संविधान के संशोधन की बात की गई है कि सरकार एक संशोधन लाई है, अब अनुच्छेद 370 नहीं रहा, ठीक है। तो तुम स्टैटिक जीके कैसे कवर करोगे? तुम्हें करंट अफेयर तो मालूम है 370 नहीं रहा, जम्मू कश्मीर का था, 370 से ये होता था वो होता। स्टैटिक कैसे पढ़ो? अब जाओ और जाके देखो कि 370 कब बना, 370 क्यों लाया गया, और 370 की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, पहला राजा कौन था, पहला मुख्यमंत्री कौन था। ऐसे करंट अफेयर करते करते ही स्टैटिक कवर करो। स्टैटिक को अलग से करने जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि स्टैटिक बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा रटने वाला है, और ज्यादा स्टैटिक आता नहीं। तो अगर 5 क्वेश्चन है ना, तो एक स्टैटिक आएगा। एक क्वेश्चन के लिए तुम 10 दिन क्यों दोगे भला? 2 दिन में वो काम खत्म करो। जब करंट अफेयर कर रहे हो, उसी के साथ साथ स्टैटिक देख लो। और स्टैटिक देखने का बहुत सिंपल तरीका है, जो भी पढ़ रहे हो उसका पूरा हिस्ट्री देख लो, उसका पूरा इतिहास देख लो एक बार, कि कब आया, क्यों आया, क्या आया। ये 3 सवाल, कब, क्यों, क्या, कब, क्यों, क्या, ये बार बार पूछो, पूरा टॉपिक हो जाएगा। इंग्लिश की प्रॉब्लम देखो, इंग्लिश रिया इज बेटर एप्ट एट टेलिंग यू, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी। बट इंग्लिश में भी सिंपल ही है तरीका, मतलब वर्कशीट्स करो, पेपर तो तुम पढ़ ही रहे हो, ठीक है, पेपर पढ़ो अच्छे से। और दूसरा, वोकैब और ग्रामर पे अगर तुम्हें ध्यान देना है, तो एक बुक आती है, उसका पीडीएफ हम तुम्हें भिजवा देंगे अगर हमको मिल जाए।
रेन मार्टिन थोड़ी टफ बुक है, बट उसको थोड़ा टाइम दोगे हो जाएगी। बहुत आसान है, लेवल पे है, आसान से मुश्किल जाती है। आसान और मीडियम वाले सवाल पहले बना लो, मुश्किल के सवाल क्लैट के 2 महीने पहले बनाना शुरू करना, इंग्लिश भी आराम से हो जाएगा। वुड यू सजेस्ट सीएल मॉक्स? बिल्कुल, सीएल के मॉक्स अच्छे हैं, दो जरूर दो। मॉक्स जितने हो सके उतने दो, मॉक्स दो और मॉक्स एनालाइज करो। तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी क्लास होगी उसमें हम तुम्हें ये भी बताएंगे एनालाइज कैसे करो, तो जल्दी करवा देंगे, ठीक है? एक जितने का मतलब नहीं है कि ये हफ्ते के अंदर 5 लिख देना। हाँ, जितने आपके पास हो उतना अच्छा है, पर अभी आप जिस स्टेज पे हो प्रेपरेशन के, हफ्ते में एक मॉक भी चलेगा। और बहुत खुद पे प्रेशर मत डालना कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। आप अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हो कि आप फुल मॉक्स का हर क्वेश्चन खुद से एनालाइज कर पाओ। इस सब की भी हम क्लासेस देखें तो बता देंगे करना क्या होता है और कैसे करना होता है। अगला मॉक कब है ये तो देख के बताएगा। हमारे जो बेसिकली जो स्टूडेंट हमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर है, उनका अभी एक मॉक हुआ आपका और अभी उनका एग्जाम चल रहा है। तो ज्यादा ज्यादा 2 हफ्ता 3 हफ्ता आई वुड से वो, विच इज आई थिंक इट्स आल्सो फेयर इनफ टाइमलाइन, क्योंकि बाय देन आपके 2 प्रॉपर लीगल क्लासेस जैसे प्रॉपर सैटरडे क्लासेस हो गए होंगे। यू आप लोग ज्यादा अच्छे से डील कर पाओगे। अभी के लिए मॉक्स जितना स्पेस है उतना अच्छा है। अभी जो वर्कशीट्स हमें मिलते हैं उस पर फोकस करते हैं। ये मॉक का डेफिनेटली मे बी रिजल्ट आने के बाद जो डाउट है मैं बाद में बोल रहा हूँ, फील फ्री टू सेंड इट, क्योंकि मॉक्स एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कौन सा मॉक वहाँ पे फोकस किया था उसके हिसाब से आपके स्कोर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी मॉक्स में वो भी जितना पढ़ाई का पेपर नहीं है, उससे ज्यादा स्ट्रैटेजी का पेपर। आप कैसे पेपर लिख रहे हो और आप क्या सोच कर पेपर दे रहे हो, वो डिटरमाइन करता है आप एनयूजेस जाओगे या फिर आप पटना जाओगे। पटना नहीं, ठीक है? तो मॉक वगैरह दो, मॉक कैसे दे रहे हो उसको एनालाइज करो, वर्कशीट्स करो, वर्कशीट्स बार बार देखो। वर्कशीट एक बार खत्म कर लिए तो ये नहीं कि उसको रिवाइज नहीं किया, उसको रिवाइज करते रहो। जो हम कॉन्सेप्ट्स में लिखवाएंगे पढ़ाएंगे वो भी रिवाइज करते रहना, हो जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा। सही, हम 5:30 को इनको भी जाने देते हैं, मुझे नहीं लगता। चलो फिर बच्चा पार्टी आज के लिए इंग्लिश ऑफ कर दें। आई थिंक आज के लिए इंग्लिश ऑफ है, अगले वीक से इंग्लिश करवाएंगे, पक्का करवाएंगे। आज जाओ पढ़ाई करो, रिवाइज करो, थोड़ा एंजॉय करो। सौरभ, इंग्लिश में अगर कुछ ऐसे कुछ पढ़ा था उससे डाउट था, मतलब अभी कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है और आज क्लास नहीं हो पाया इसकी वजह से छूट रहा है, तो आयुष से मेरा ईमेल लेके आप मुझे मेल कर दे सकते। कोई सवाल हो किसी भी चीज का बेझिझक पूछो, किसी से पूछो, कोई भी टीचर मिल रहा है क्वेश्चन भेजो बस। सबने क्लैट तो पूरा ही लिखा है। सर हाँ सर जब इंग्लिश पढ़ता हूँ तब प्रॉब्लम आता है, इंग्लिश पढ़ता हूँ तो समझ में प्रॉब्लम आता है, समझ में। हाँ, तो इंग्लिश में वोकैबुलरी का इशू होगा ना सबसे ज्यादा, आई थिंक अभी। अच्छा, आपको वो बुक का भी अगर पीडीएफ मिलता है, सेम वो बुक का नाम याद है क्या तुम्हें, जो वोकैबुलरी बिल्डिंग का सबसे फेमस बुक? वर्ड पावर पीडीसी। हाँ वर्ड हाँ, पावर उसका भी अगर हाँ, पीडीएफ मिलता है तो प्लीज सेंड कर दो, हम लोग भेज देंगे। लेनिन मार्टिन ग्रामर की बुक है, वोकैबुलरी की बुक है। ग्रामर के लिए, पर इंग्लिश में जो स्टार्टिंग ब्लॉक है ना, आपको आपको वर्ड्स की मीनिंग जानने से ज्यादा इंग्लिश में पता है क्या सीखना होता है। बहुत वर्ड्स होते हैं जो स्पेशली क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अभी आते हैं क्लास में, इवन आप जब पेपर लिख रहे हो तब भी आफ्टर 1 साल पढ़ने के बाद भी कुछ वर्ड्स होंगे पेपर में जो आपको पूरा मतलब पता होगा, जरूरी नहीं है। पर वर्ड पावर मेड इजी जैसे जो बुक्स है ना, वो आपको सिखाते हैं कि कोई बड़ा शब्द है तो वो किन शब्दों से बना है, वो अगर आप देख सकते हो। या आप वैसे वैसे करके हम वो छोटी छोटी चीजें ना, एक तो इंग्लिश एक भाषा है, तो भाषा में कोई ऐसा ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं है। आप जितना खुद को वो भाषा में जितना आप बात करने की कोशिश करो, आप देखने सुनने की कोशिश करो, उसी से बेहतर होता है। और दूसरा ब्रेनन मार्टिन वर्ड पावर मेड इजी, 2 बुक्स है जो वो वोकैबुलरी में कितने आप वर्ड्स दिन में रट सकते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना सीख सकते हो कि वर्ड्स के मीनिंग कैसे बनते हैं, वर्ड का ओरिजिन क्या होता है। और वो उसमें भी टाइम लगता है, पर इंग्लिश में कोई शॉर्टकट है नहीं वैसे।
मतलब इंग्लिश थोड़ा सा वो एक भाषा है ना, उसमें कोई ऐसे ट्रिक्स नहीं है कि अच्छा ये देख लिया मैथ्स की तरह की परसेंटेज है तो फ्लैट बी काफी भी रेशियो। यस, काफी chance है। काफी चांस है, पक्का होगा। मान के हमारा चलो कि 1 मिनट में आराम से। आप झेल रहे हो, हम भी झेले। Skills is good for understanding of words. Yes, listening skills is good. देखो कोई भी भाषा होती है ना, बहुत सरल नहीं होती, चाहे हिंदी सीख रहे हो या अंग्रेजी, दोनों में एक प्रोसेस होता है जो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। हिंदी सीखने के लिए अगर तुम्हें लिखना नहीं आता है या तुम्हें हिंदी के अक्षर नहीं आते हैं, तो तुम शब्दों का मतलब या भाव नहीं समझ पाओ। वैसे इंग्लिश में भी एक प्रोग्रेशन होता है। Now, I'm not saying that English is very important, and if you don't know these stuff, you don't follow the sequence, you won't be able to clear CLAT. It's easy to clear CLAT right now. बस इतना करो कि पेपर रोज पढ़ो और कॉन्टेक्स्ट समझना सीखो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत बार तुम्हें जरूरी नहीं शब्द का मतलब आए। अगर तुम्हें मालूम है कि पैराग्राफ क्या बात कर रहा है, ठीक है, तो तुम ये समझ तो एक अंदाजा लगा लोगे कि हाँ, अगर पैराग्राफ में बात हो रही है कि संविधान में संशोधन हो रहा है या फिर नेता विपक्ष के बदल रहे हैं या ऐसा कुछ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये शब्द उसी तरफ कहीं दिखा रहा है तुम्हें कोई डायरेक्शन। वो समझ जाओ, फ्लैट क्लियर हो जाएगा। अभी ना अगर एक सेंटेंस मुझे बोलना है आपको अभी के क्लैट के पैटर्न के लिए, तो वो है न्यूज़पेपर का, एक अच्छे न्यूज़पेपर का, मतलब इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर का, जो ऑपेड सेक्शन जिसको ओपिनियन सेक्शन बोलते हैं, मतलब पेज नंबर 7 या 8 ऐसा कुछ होता है ना, जो वो जो सेक्शन होता है, अब वो सेक्शन में एक चीज है कि जो 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 आप पढ़ो आपको वो सब मानने की जरूरत नहीं है, पर उसके सिवाय उसमें लंबे लंबे आर्टिकल्स आते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव, हाँ एडिटोरियल्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आर्टिकल आते हैं, वो रोज पढ़ो, वो रोज पढ़ो। एक न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो एक्सेसिबल है अभी तो इंटरनेट पे आ जाता है, वो रोज पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश ठीक करना है, उसमें आपको बहुत नए वर्ड्स मिलेंगे, उसमें आपको रेलेवेंट जो आप क्लैट जैसा एग्जाम लिख रहे हो, जीके जिसमें आता है, लीगल जिसमें आता है, रेलेवेंट वर्ड्स जो है वो आपको मिलेंगे। जीके के लिए तो है ही है, अभी के क्लैट में जैसा जीके आता है, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, लीगल के लिए, लीगल में भी आपको जो आर्टिकल्स अभी आते हैं वो ऐसे सोर्स से उठाए हुए होते हैं, और वो जो स्टैटिक, मतलब वो एक ऐसे करना ही है, वो किए बिना नहीं हो सकता, तो वो तो डेली हैबिट बनाना पड़ेगा, वो एडिटोरियल्स पढ़ना। कोई सवाल नहीं है तो चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। आई डोंट थिंक मैट सपोज डाउनलोडिंग द मॉक्स, आई ट्राइड टू जस्ट नाउ। अच्छा, ऐसा करेंगे ना, हम लोग नीरज भैया से बात करेंगे, हम तुम्हें सपोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स भिजवाएंगे आपसे ताकि तुम डाउनलोड कर पाओ। तो दूसरी बात, अगर कोई सवाल नहीं तो आज की क्लास खत्म करते हैं। जाओ, एंजॉय करो, थोड़ा आराम करो और थोड़ा रिवाइज करो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर तुम्हें कोई सवाल नहीं है तो तुम छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, जिसके सवाल है वो रुक सकते हो, क्लास खत्म। गौरी का सवाल है, वन पैसेज कितने मिनट्स में होना चाहिए? देखो, एट दिस पॉइंट वी आर नॉट इम्पोजिंग, मुझे सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई दे रहा है तो ठीक है। अभी कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि तुम्हें इतना टाइम देना ही एक पैसेज को। तुम 5 मिनट में अगर कर पा रहे हो तो बहुत है, जितना कम कर सको उतना अच्छा, जितना बढ़ा सको अपना स्पीड उतना अच्छा, बट एट द सेम टाइम फोर्स मत करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो। ठीक है, मतलब अगर अभी आज तुमको 10 मिनट भी लग गया। सर, हाँ, टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है पेपर में। हाँ, समझ सकते हो, समझ सकते हो। और अभी होगी भी ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला, अभी आप जब एक पैसेज पढ़ रहे हो ना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप क्लैट से 1 महीना दूर हो, तब अभी आप जब एक पैसेज पढ़ रहे हो, आप पहले समझने की, बहुत वर्ड्स है जिनको समझने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पहले से, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप इतनी बार पढ़ोगे ना पैसेजेस में कि आप उसका जो सेंटेंस होता है उस पर आप जो 20 सेकंड दे रहे हो उससे कम टाइम लगेगा आपको। वो छोटी छोटी चीजें अभी खुद पे बहुत प्रेशर मत डालो, मेहनत करते रहो, फिर खुद की बहुत टाइम, अभी हम धीरे धीरे कम करेंगे, और एक बार आपका वो तो रहेगा ही क्लैट के नए पैटर्न के साथ। कोशिश मत छोड़ो। बस क्या कहने का मतलब है ना कि ठीक है, सर, पेपर अभी मान लो,
सर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए वो भी होता है ना कि पहला सब्जेक्ट कौन सा सॉल्व करना और लास्ट कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना? देखो एक टेम्पलेट हम तुम्हें बता देते हैं, ऑल्दो ये स्ट्रैटेजी क्लास के लिए होना चाहिए, बट एक बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है। अगले मॉक में ये ट्राई करना, पहले जीके करो, ठीक है, 5 से 10 मिनट दो जीके को, हो रहा है करो, नहीं हो रहा है आगे बढ़ो, ठीक है। किसी सवाल को बहुत ज्यादा अटके मत। फिर लीगल करो, लीगल को कोशिश करो कि 35 से 40 मिनट में हो जाए, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम दे सकते हो, बट अगर तुम देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बाकी है और तुम्हें 50 या 60 मिनट लग जाएगा लीगल में, तो छोड़ के आगे बढ़ो। फिर लॉजिक को 20 मिनट दो, इंग्लिश को 30 मिनट दो और बाकी टाइम मैथ्स में डालो, ठीक है। ये ट्राई करो। एक और बार बोल रहा हूँ, लिख सकते हो तुम अगर लिखना है तो। जीके में 5 से 10 मिनट, लीगल में 35 से 40 मिनट, लॉजिक में 20, इंग्लिश में 30 और मैथ में 30, मतलब बाकी का टाइम मैथ। ये ट्राई करो। अच्छा, आज इंग्लिश होगा, छोटा होगा पर होगा। मैम आ रही है तो निकल मत जाना, कोई निकल गया तो अगर उन्हें बुला सकते हो तो बुला सकते हो। अच्छा। ये ट्राई करके देखो एक बार, अगर काम करता है तो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों के लिए, अच्छा तुम निकलने वाले, चलो कोई बात नहीं, मैम आ रही है अब तो कर ही दो। कुछ लोगों के लिए ये काम करेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं करेगा, ठीक है। डिमोटिवेट मत होना, ट्राई करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। अभी जो पेपर्स आएंगे ना उसमें मार्क्स देखो, मार्क्स इंप्रूव करो, रैंक इंप्रूव करो, बट डिमोटिवेट मत हो जाओ, एक्सपेरिमेंट करो। उनको जो सूट कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे वो करो, ठीक है। और जहां तक बात है स्पीड बढ़ाने की, स्पीड बढ़ाने के भी तरीके होते हैं, ठीक है, बट वो अभी इस स्टेज पे काम नहीं करेंगे, वो थोड़े बाद में काम करेंगे। अभी तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वर्कशीट्स करो और पेपर स्ट्रैटेजीज के साथ लिख के देखो। अगर अभी तुमसे 100 सवाल भी बन रहा है ना 2 घंटे में, बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर आप वेट करो, मैम आएगी 5 मिनट में। एंड सयाम आज काफी लंबा रह लिया, थैंक यू सयाम। चलते हैं। चलो तुम लोग वेट करो, आती होंगी मैम। कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप बन जाएगा, भेज जग